कोई डाउट है तो बताओ। पैथोलॉजी, ये अपना गिन्सबर्ग वाले चार चीजें जो थी। ठीक है, और कोई डाउट ऑनलाइन में, कोई डाउट है? देखो हमने अभी तक सारा क्या पढ़ लिया। शुरुआत में मीनिंग पढ़ लिया, फिर नेचर पढ़ लिया, फिर स्कोप पढ़ लिया, और फिर इमरजेंस पढ़ ली। मीनिंग में पहले सिर्फ डेफिनेशन पढ़ ली, फिर अलग अलग थिंकर, एक मैक्स वेबर था, एक अमाइल डर्कहाइम था, एक मैकाइवर एंड पेज था, एक गिलेन गिलिन था। नेचर में हमने पढ़ लिया कौन, रॉबर्ट बियर हेडिथ, इसकी बुक का नाम था द सोशल ऑर्डर, इसने 8 फीचर्स दी थी। स्कोप में हमने पढ़ा कि अर्लीस्ट जो है 2 स्कूल थे, एक फॉर्मल और स्पेशलिस्टिक स्कूल था और एक सिंथेटिक स्कूल था। फिर हम सिंथेटिक स्कूल को हमने स्पेशली थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ा, इसके भी थिंकर पढ़े थे। फॉर्मलिस्टिक स्कूल में मैक्स वेबर था, वोन बीस था, जॉर्ज जिमिल था, ठीक है, और एफ्टोनिस था। यहाँ पे अगोस्ट कॉम था, अमाइल डर्कहाइम था, ठीक है, गिन्सबर्ग था, और एक और नाम था पीए सोरोकिन। फिर हमने बोला कि सिंथेटिक स्कूल के अंदर अलग अलग, जैसे गिन्सबर्ग था तो इसने 4 स्कूल्स की बात की थी। एक का नाम था मॉर्फोलॉजी, फिर पैथोलॉजी, सोशल प्रोसेसेस, सोशल कंट्रोल। मॉर्फोलॉजी तो था जो सोसाइटी में किस तरीके से पढ़ता था, इसको स्ट्रक्चर की तरह पढ़ता था, लेयर्स की तरह पढ़ता था। पैथोलॉजी होता है कोई, बस, तो पैथोलॉजी का मतलब होता है डिजीज आइडेंटिफाई करना। तो पैथोलॉजी का मतलब हुआ ये, जो सोसाइटी में जो ऑर्डर है इसको क्या करता है, ब्रेक करता है, जो सोसाइटी में कोई केओस क्रिएट करता है। तो पैथोलॉजी का मतलब होता है कि अब्रप्ट चेंज हो रहा हो, उसके फंक्शंस में कोई चेंज हो रहे हो, कि कोई आदमी सुसाइड कर रहा है, कोई आदमी डाइवोर्स कर रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स जो आइडेंटिफाई कर रहा है। तो पैथोलॉजी का मतलब हो गया कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, प्रॉब्लम्स जब क्रिएट हो रही है जब ऑर्डर चेंज होता है। फिर हमने पढ़ी थी सोशल प्रोसेसेस, कि सोसाइटी में ह्यूमन एक्टिविटी की प्रॉपर प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ता है, रिचुअल्स है, कस्टम्स है, इन सबको फॉलो करना पड़ता है। और एंड में था अपना सोशल कंट्रोल, कि ऐसा क्या चीज है जो सोसाइटी क्या है, एक तरीके से इंटीग्रेटेड बनी हुई है। फिर इसमें यही चीज मॉर्फोलॉजी और पैथोलॉजी हमारे डर्कहाइम भी बोल रहा था, और एक और चीज उसने बोली थी जनरल सोशोलॉजी। फिर सिंथेटिक स्कूल में ही हमने ये बोला कि भाई यही स्कूल था जो क्या हो गया, एक तरीके से ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखता था, और ब्रॉड पर्सपेक्टिव के थ्रू ही क्या हो पाया, अलग सोशल साइंसेस से सब्जेक्ट मैटर लेके हमारी सोशोलॉजी ग्रो हुई। फिर हमने सोशल साइकोलॉजी भी बना दी, फिर हमने जो है क्या नाम, इकोनॉमिक सोशोलॉजी भी बना दी, सब डायमेंशन में खोले और अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट बनाए। ठीक है, फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट, ऐसी सब बातें हमने की कि भाई बड़ी बारी चीजें हो गई अब इसमें। ठीक है, एनवायरमेंटल भी सोशोलॉजी पढ़ी जा रही है। फिर हमारा पिछले कल का मेन टॉपिक ये था जिसके ऊपर हमने डिस्कस की कि इमरजेंस जो हुई, इमरजेंस इसलिए हुई क्योंकि 3 इवेंट्स थे हमारे, जितने भी पीवाईक्यू है ना इसी पे फोकस्ड है, इमरजेंस में इसी पे फोकस्ड है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन और एनलाइटनमेंट पीरियड। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या चेंज कर रहा है, एक तरीके से स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, और ये सोशियो इकोनॉमिक चेंज लेके आ रहा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर चेंज भी कर रहा है प्लस आइडियोलॉजिकल चेंज भी लेके आ रहा है, और ये कैसा चेंज है, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सोशियो इकोनॉमिक प्लस तुम क्या लिख सकते हो, टेक्नोलॉजिकल चेंज भी लिख सकते हो। फ्रेंच रेवोल्यूशन को सोशियो पॉलिटिकल प्लस कल्चरल चेंज भी लिख सकते हो। ठीक है, एनलाइटनमेंट पीरियड को क्या लिखोगे, ये क्या है, इंटेलेक्चुअल चेंज और कल्चरल चेंज भी बोल सकते हैं। एनलाइटनमेंट पीरियड में क्या हो गया, डार्क एजेस से तुम बाहर आ गए, चर्च चेंज हो गया ना, चर्च का कंट्रोल तो कल्चर में आ गया। तो ऐसे कीवर्ड भी क्या कर सकते हो, यहां पर ऐड कर सकते हो, सवाल इसी पे ही निर्धारित रहता है। मैं इसमें वैल्यू एडिशन के लिए करवाता हूं कि भाई इमरजेंस अकेले सिर्फ इन्हीं की देन नहीं है कि 3 इवेंट हो गए, इवेंट तो इससे पहले भी हो रहे होंगे, पर इन इवेंट्स को किसी ने ढंग से पढ़ा नहीं। तो पढ़ने की कोशिश यहां पर किसके द्वारा की गई है, फाउंडिंग फादर्स के द्वारा।
तो इन तीन के अलावा, एक दो तीन, मैं चौथा पॉइंट ये जरूर वैल्यू एडिशन में ऐड करता हूं कि जितना कंट्रीब्यूशन इन तीनों इवेंट्स का है उतना ही कंट्रीब्यूशन किसका है, फाउंडिंग फादर्स का भी। तो हम इसके पांचों फाउंडिंग फादर कौन कौन, ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, ये सिलेबस में नहीं है बाकी सब है, कार्ल मार्क्स, अमाइल डर्कहाइम, मैक्स वेबर, इन पांचों का नाम हम लिखेंगे जब आप आंसर बना रहे हो। ठीक है, स्पेसिफिकली नहीं पूछने वाले इनको अलग से कि बताओ क्या है। फिलहाल हम आज जो डिस्कशन करेंगे उस डिस्कशन में ऐड तो मैं यही कराऊंगा कि ये 5 थिंकर्स है, और इन 5 थिंकरों ने जिन जिन टॉपिक्स पे काम किया या जो जो इन्होंने थीसिस लिखी उनका नाम आपको वैसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि ये सिलेबस का ही पार्ट है। सिलेबस में लिखा हुआ ना, तो 10वां यूनिट इन्हीं का तो है। ठीक है, तो वो आपको याद हो जाएगा। बट आज का जो पहला लेक्चर रहेगा वो इसलिए नहीं रहेगा कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर जबरदस्ती उनको घुसाना है, वो इसलिए रहेगा ताकि आप समझो कि इस टाइम पीरियड पे जो चेंज हो रहे हैं और इस टाइम पीरियड पे जो सोशियोलॉजी का टेक्स्ट लिखा जा रहा है वो किस प्रकार का था। और दूसरा, इट विल बी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स अर्ली और फाउंडिंग फादर, अर्ली सोशियोलॉजिस्ट और फाउंडिंग फादर्स। इमरजेंस के क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आप जरूर इनका नाम लिखेंगे और ये भी बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या स्टडीज की। पर आज का जो पूरा भी नेक्स्ट 1 घंटे की डिस्कशन जो रहेगी वो ये रहेगी कि इन 5 लोगों ने क्या क्या काम किया और उसको मैं बड़े ब्रीफ आसान शब्दों में कैसे समझाया जा सकता वो आपको बताऊंगा। फिर हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे सोशियोलॉजी एंड सोशल साइंसेस। तो ये वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक जब आप अपने प्रिंटेड नोट्स में देखोगे तो ये एक पैराग्राफ मतलब हाफ पेज में कंप्लीट होके खत्म है। बट इसको मैं थोड़ा सा विस्तार में चीजें समझाऊंगा ताकि फिर आपको ये भी पता लग जाए कि थिंकर की इंपॉर्टेंस क्या है और एक नया सब्जेक्ट किस प्रकार से बनाया जाता है। तो सबसे पहला जो इसमें थिंकर है, ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि 5 थिंकर्स है जो इमरजेंस के लिए क्या है, एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर। ठीक है, आई होप जुड़ गए, 11 लोग जुड़ गए। अब यहां पर, यहां से आज का टॉपिक शुरू हो रहा है। सबसे पहला आदमी कौन है, ऑगस्ट कॉम्ट। तो आज अभी जो चीजें लिख रहे हो आप ये कीवर्ड नोट करना, इसकी मैं लंबी कहानी नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि ऑगस्ट कॉम्ट पढ़ाने में मेरे को 1.5-2 लेक्चर लग जाएगा जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स के कीवर्ड लिखने, कार्ल मार्क्स पढ़ाने में ही 3 लेक्चर लग जाएंगे, मैक्स वेबर पढ़ाने में ही 3 लेक्चर लग जाएंगे। ठीक है, तो आज जस्ट मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन लिख रहा हूं। इनके सिर्फ क्या लिखने हैं, तुमको कीवर्ड लिखने हैं और कहानी समझनी कि कर क्या रहे हैं ये। तो ऑगस्ट कॉम्ट कौन है, फादर है। ठीक है, अब ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी क्या बोलता है कि भाई मेरे को बनानी है सोशल फिजिक्स जैसा एक सब्जेक्ट, सोशल फिजिक्स जैसा एक सब्जेक्ट बनाना है जो सोसाइटी के लिए क्या लिख सकता हो, यूनिवर्सल लॉज फॉर सोसाइटी। जो मैं माइंड में बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूं ये साथ साथ में नोटबुक में ड्रॉ करना है। ठीक है, इसकी लंबी थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, ये पेपर में ऐसे नहीं छापना। सोशल फिजिक्स बनाना चाहता है जो क्या हो, यूनिवर्सल लॉ बनाए सोसाइटी के लिए। ये भाई साहब बोलता है कि सबसे आसान साइंस जो है ना, अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो सबसे आसान साइंस क्या है, मैथमेटिक्स। ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सिंपल है। फॉर्मूला लगता है और आंसर आता है, बस उस फॉर्मूले को उस नोटबुक पे ही क्या करना है, सॉल्व करना है। बाहरी फैक्टर कुछ नहीं है, तो अगर तुमको आता तो कर लोगे कॉपी पे। पर ये बोलता है कि ये सबसे सिंपलेस्ट है बट सबसे कॉम्प्लेक्स साइंस बनेगी सोशियोलॉजी। क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो मान लो 5 इक्वेशन है वो सॉल्व करनी है, उसमें 5-6 वेरिएबल भी जोड़ लो लेट्स सपोज। ठीक है, जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं तो बहुत सारे वेरिएबल से जुड़ जाते हैं। बट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की भी लिमिट्स होती है ना, अगर कुछ आपको याद है उसकी लिमिट पड़ी जाती थी, लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है। बट सब सोसाइटी पढ़ी जाएगी, सोसाइटी की लिमिट्स कुछ भी नहीं है, सोसाइटी की लिमिट्स कुछ भी नहीं है। तो ये बोलता है कि हम जो साइंस पढ़ने जा रहे हैं सोशियोलॉजी, ये सबसे ज्यादा क्या होगी, कॉम्प्लेक्स
होगी, ऐसा ये सब्जेक्ट स्थापित करता है। और फिर ये बोलता है कि जितनी भी साइंसेज है उसमें से हमारी जो ये सोशियोलॉजी है, इट विल बी क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। इट विल बी क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। फिर इसने बोला कि अब साइंस पढ़ानी थी इसको, साइंस प्रूव करवानी थी कि ये प्रॉपर साइंस है। तो इसने बोला कि हम साइंस को कैसे पढ़ेंगे, सोसाइटी को कैसे पढ़ेंगे, थ्रू साइंटिफिक मेथड्स। कैसे पढ़ेंगे? थ्रू साइंटिफिक मेथड्स। और साइंटिफिक मेथड कैसा होता है? बोलो मैथ की तरह, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। बोलो क्या करेंगे हम? सोशल स्टैटिक्स ढूंढ लेंगे और क्या ढूंढ लेंगे? सोशल डायनेमिक्स। इसको इसने डायनेमिक्स कहा। स्टैटिक कांस्टेंट की तरह होंगे और डायनेमिक्स वेरिएबल्स की तरह होंगे, जिसमें क्या हो सकता है? इन्फ्लुएंस हो सकता है। और ऐसा एक साइंटिफिक मेथड प्रूव करने के लिए, जैसे मैथ में होता है ना लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बात, तो वैसे ही इसने एक प्रॉपर मेथड बनाया। उस मेथड का नाम इसने दिया पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म क्या है? ऑगस्ट कॉम्ट का स्टडी करने वाला मेथड। ये हमारे सिलेबस में भी लिखा हुआ है। फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि पॉजिटिविज्म के 5 प्रिंसिपल्स होते हैं। ये सिंपल क्या, जैसे ज्योमेट्री जब पढ़ते हो ना आप, ज्योमेट्री 8वीं क्लास में जब ज्योमेट्री शुरू होती है, जब ऐसे बोलते हैं कि ऐसे ग्राफ बनाओ, इधर को पॉजिटिव लाइन है, इधर को नेगेटिव लाइन है, इधर को वाई एक्सिस की पॉजिटिव लाइन है, इधर नेगेटिव लाइन है, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो उस वक्त एक शुरुआत होती है जिसको बोलते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री। वही बताता ना कैसे करके ग्राफ बनाया जाना चाहिए। ऐसे ही हमारे ऑगस्ट कॉम्ट भाई साहब बता रहे हैं कि सोसाइटी को पढ़ना कैसे, और पहला मेथड बताते हैं पॉजिटिविज्म। ये पॉजिटिविज्म क्या बोलता है कि सोसाइटी में जो भी चीज हो रही है उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब आप बोलोगे सर मैं अपने मन में क्या सोच रहा हूं, क्या सोच रही हूं, क्या आप बता सकते हो? तो जब आप अपने मन में सोच रहे हो तो वो सोशल एक्टिविटी है ही नहीं। सोशल एक्टिविटी तो तब है जब आप एक्शन लोगे और सामने वाला उससे क्या होगा? प्रभावित होगा। पर फिर भी सोसाइटी में एक ग्रे जोन है जिसमें हम अपने मन में सोच रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मन में ध्यान है ना, चिंतन है ना, तो कहीं ना कहीं एक इंटरेक्शन तो बन रहा है। अब उस इंटरेक्शन को सोसाइटी में पढ़ा जा सकता है कि नहीं पढ़ा जा सकता है? पढ़ा जा सकता है, क्योंकि हमको पता है कि मदर का एक रोल होता है, फादर का एक रोल होता है, सन का एक रोल होता है, डॉटर का एक रोल होता है। जब हमको वो रोल पता है तो हमको ये भी पता है कि वो किसके बारे में क्या सोच रहा है। लेट्स सपोज 2 भाई है, कोई तीसरा आदमी मेरे सामने लेट्स सपोज मेरे भाई की क्या करे? बुराई करे। क्लियर बात? तो मुझे खुशी होगी कि अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? तो सामान्य तौर पे हमको ये पता है कि 2 भाई आपस आपस में एक दूसरे के वेलविशर है, तो कोई तीसरा आदमी बुराई करेगा तो उसको क्या लगेगा? बुरा लगेगा। तो मैं मन में क्या सोच रहा हूं लग गया ना पता? अच्छा, ऐसे भी कलयुग में भाई है जिनकी 2 भाइयों की आपस में नहीं बनती है, तो फिर कोई और बुराई करेगा तो वो खुश होगा। तो हमको पता है कि किन 2 भाइयों की नहीं बनती होगी आपस में, और क्या बुराई करने पे वो एक दूसरे के लिए खुश हो जाते हैं। तो सोसाइटी में ऑलरेडी इस चीज को डिटरमाइन किया जा सकता कि नहीं किया जा सकता? तो समझाने का तात्पर्य यह है कि सोसाइटी में जो भी चीजें हो रही है उसको ऑब्जर्व भी किया जा सकता है। जो चीजें हो रही है दे आर रियल, दे कैन बी नोटेड एज अ प्रॉपर डाटा। वो नोट किया जा सकता है ना एक प्रॉपर डाटा के रूप में। और यदि वो प्रॉपर डाटा के रूप में नोट किया जा सकता है तो वी कैन आइडेंटिफाई कि इट इज सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स। कल घड़ी को आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करते हैं ना। आपने सुना होगा कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जो सर्वर होगा, जो टूल होगा ना, उसकी भी ट्रेनिंग होती है ताकि वो आपके प्रॉम्प्ट को समझ सके। तो यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है एक तरीके से किसी पर्सन की। और उस ट्रेनिंग को जब हम देख रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि वो डाटा मेथड्स काम आ रहे हैं कि
नहीं आ रहे। क्लियर बात। तो ऐसा मेथड सबसे पहले कौन बताता है? ऑगस्ट कॉम्ट। इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिविज्म। और क्या चीज पढ़नी है ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में? तो इस ऑगस्ट कॉम्ट ने वर्क्स क्या किए? वर्क्स, ये इसका क्या था? मेथड। ये क्या था इसका? मेथड। वर्क इसका क्या है? मेथड। इलेबोरेट में हम पढ़ेंगे, पॉजिटिविज्म के प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे। फिर इसने काम क्या किया? अब एक भाई साहब ने ये तो कर दिया, पर इस भाई साहब ने इसके साथ एक गलती भी कर दी। जो इसका सोशियोलॉजी में सबसे पहला काम पब्लिश हुआ, वो इसके पॉजिटिविज्म के प्रिंसिपल के खिलाफ था। इसने क्या पढ़ी? इसने पढ़ी स्टेजेस ऑफ सोसाइटी। स्टेजेस ऑफ सोसाइटी, और 3 स्टेजेस ऑफ सोसाइटी पढ़ी। अब उस वक्त ये लिखा जा रहा था कि एनिमल का इवोल्यूशन कैसे हुआ, डार्विन लिख रहा था उस वक्त, तो इसने बोला सोसाइटी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। साथ में थोड़ा इंडस्ट्रियलिज्म का भी दौर था, तो उन सब आइडियाज को इसने इकट्ठा करने की कोशिश की। तो फिर ये बोले कि भाई 3 स्टेजेस किस प्रकार से है कि पुराने जमाने की जो स्टेज थी दैट वाज थियोलॉजिकल स्टेज। पुराने जमाने में वही सब होता था जो भगवान चाहते थे, और भगवान क्या चाहते थे वो बताने वाला कोई पादरी होता था। तो वो स्टेज कैसी हो गई? थियोलॉजिकल स्टेज। फिर बोले उसके बाद ये लोकी, रूसो, ये सब लोग आए, इन्होंने किताबें लिखी। तो वो लोग क्या करने लग गए? नए कुछ इंस्टीट्यूशन बनाने लग गए, फिलोसफीज बताने लग गए। और जब फिलोसफीज बताने लग गए तो वो आइडेंटिफाई करने लगे कि नेचर में कौन सी चीजें कैसे काम करती है, वाटर साइकिल कैसे काम करता है, लोगों के बीच के रिलेशंस कैसे काम करते हैं, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ये चीज वो आइडेंटिफाई करने लग गए। बोलो इस स्टेज को हम क्या बोल सकते हैं? मेटा फिजिकल स्टेज। इसको आप ये समझ लो कि पहले हमको लगता था कि हमारे संसार में जो भी चीज हो रही है वो गॉड कंट्रोल कर रहे हैं। फिर हमको पता लगा नहीं, गॉड नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो फिजिकल सिस्टम हमारे चारों ओर फिजिकल एनवायरनमेंट है, इसके अंदर कोई ना कोई प्रिंसिपल्स काम करते हैं। तो इसको बोला इसने, ये क्या है? मेटाफिजिकल स्टेज। और तीसरे लेवल पर इसने बोला कि आज जो सोसाइटी गवर्न हो रही है वो कैसे गवर्न हो रही है? थ्रू मशीन्स, थ्रू इंडस्ट्री। तो एक इंडस्ट्रियल स्टेज आ गई है। और अब इसने नया नाम मेथड तो दे ही दिया था, तो इसको क्या बोला? पॉजिटिविस्ट स्टेज। पॉजिटिविस्ट टर्म का मतलब फिर यहां और इलेबोरेट हो जाता है। कैसे? तो पहले जब इसने पॉजिटिविज्म बोला था तो बोला था कि चीजों को इंपेरिकली भी आइडेंटिफाई करना है, कॉन्स्टेंट्स की तरह आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जर्व करना है, रियलिटी मान के चलना है। और जो रियलिटी होती है वो कैसी बेस्ड होती है? बेस्ड अपॉन रीजन, बेस्ड अपॉन लॉजिक। तो यहां पे ये बोलता है कि पहले भगवान कंट्रोल कर रहा था, फिर हमें पता लगे कि नहीं, भगवान नहीं कंट्रोल कर रहा, फिजिकल एनवायरनमेंट में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। और आज हम बोल रहे हैं कि ये जो स्टेज है ये कैसी है? लॉजिक बेस्ड। ये कैसी है? लॉजिक एंड रीजन बेस्ड। लॉजिक एंड रीजन बेस्ड। फिर इसने इसको बड़ा इलेबोरेट किया कि भाई थियोलॉजिकल स्टेज में ऐसा था कि जिस आदमी के पास मैन पावर थी, मसल पावर थी, जो आदमी दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकता था, वो थियोलॉजिकल स्टेज बन गई। फिर मेटाफिजिकल में इसने ऐसा बोला कि भाई पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हो गए, जुडिशियल सिस्टम डेवलप हो गए, और फिर उस स्टेज में वो इंस्टीट्यूशंस क्या करते थे? आदमी को कंट्रोल करते थे। पॉजिटिव स्टेज में क्या आ गई? इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ह्यूमन एक्टिविटीज को क्या करती है? प्रभावित करती है। अब यहां वाली थीसिस तो ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज सोसाइटी में चेंज ला रही थी, इसी चीज से परेशान होकर वो सब्जेक्ट लिखना चाह रहा है। बट ये जो मेटाफिजिकल स्टेज है, इस स्टेज का जो वो चीजें पढ़ रहा है, इस चीज को वो रियलिटी में ऑब्जर्व कर पा रहा है, या जो उसने किसी और लोगों ने टेक्स्ट लिखे उसको पढ़ के बता रहा है। और प्रॉब्लम की बात ये कि एंशियंट स्टेज थियोलॉजिकल स्टेज थी, तो क्या भाई साहब वो टाइम ट्रेवल करके पीछे गया? क्या उसने सच में ही एंशियंट सोसाइटी को ऑब्जर्व किया? कोई भी नहीं कर सकता। तो अभी अभी तो मैंने बोला आपको कि पॉजिटिविज्म में कैसा होना चाहिए? रियलिटी होनी चाहिए, जो चीज ऑब्जर्व की जा सके। तो फिर इसी का क्रिटिसिज्म हुआ था कि तने थ्योरी तो दे दी, 3 स्टेजेस में सोसाइटी इवॉल्व हुई,
और तूने तो यही वाली स्टेज का ट्रांजिशन देखा ना, मेटाफिजिकल के और पॉजिटिविस्ट के बीच का। तूने ये वाली स्टेज तो देखी नहीं थी। इसका मतलब ये वाली स्टेज के बारे में जो तूने चीजें लिखी वो क्या थी, मनगढ़ंत। तुझे लगता होगा तेरे दिमाग में, पर हमको नहीं लगता, तो मनगढ़ंत ही हुई, फिक्शन ही हुआ ना एक तरीके का। प्रेमचंद की कहानियां तो सच में थोड़ी नहीं थी, वो फिक्शन थी। तो वो क्या हो गई आपके लिए, मनगढ़ंत। अब इस प्रॉब्लम में, अब ये अच्छी एक बात तो ठीक है कि ये जो इवोल्यूशन सोसाइटी का इसने दिया कि सोसाइटी किस प्रकार से इवॉल्व हुई, ये एक अच्छा विचार था ये समझने के लिए कि हमारी सोसाइटी किस प्रकार से इवॉल्व हुई होगी। थॉट अच्छा है, ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल डिटेल्स भी अच्छी है, बट इसका जो खुद का मेथड था, मेथड वाज पॉजिटिविज्म, ये इसके ऊपर लागू नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ऑगस्ट कॉम्ट ने तीन चार चीजें बोली। पहली चीज ये कि सोसाइटी पढ़ने के लिए क्या बनाएंगे, साइंस बनाएंगे। दूसरी चीज ये कि मेथड क्या होगा मेरा, पॉजिटिविज्म। और तीसरी चीज ये कि इसने सोसाइटी के इवोल्यूशन को तीन स्टेजेस में पढ़ा। ठीक है बात। कुछ लोग अभी जैसे ऑनलाइन में भी तीन लोग नए जुड़े हैं, आप लोग दो लोग नया हैं, ये वाला टॉपिक वापस आपने वीडियोस में देखना है, क्योंकि जब मैं फिर अगस्त कॉम्ट पढ़ाऊंगा तो इट विल फाउंड दैट बेस, है ना। पांच थिंकर में पढ़ाऊंगा, मैंने एक पढ़ा लिया। ठीक है, तो व्हाट यू डू कि अपने पेज पे ना आधा पेज खाली छोड़ के इन्होंने जो कीवर्ड्स लिखे हैं, या फिर शाम को जब रिकॉर्डिंग आप देखोगे तो वो नोट कर लेना। सेकंड है मेरे पास हर्बर्ट स्पेंसर। ये हमारे सिलेबस में नहीं है वैसे, है ना। हर्बर्ट स्पेंसर प्रभावित है डार्विन से। डार्विन ने क्या बोला कि भाई देखो, एक टाइम पे सिंगल सेल बॉडी हुआ करती थी अमीबा, वहां से हम इवॉल्व 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 होते आए। कैसे एक अमीबा था, ये सिंगल सेल बॉडी थी, आगे कोई और बॉडी बनी, वो डबल सेल बॉडी बनी, आगे को ट्रिपल सेल बॉडी बनी, फिर ऑर्गन्स आए। पहले क्या हुआ, सेल बॉडी आई, फिर मल्टी सेलुलर बॉडी आई, फिर ऐसी बॉडीज आई जिसके अंदर क्या हो गए थे, ऑर्गन्स शेप हो गए थे, और अच्छे से नहीं हुए थे, लेट्स सपोज। फिर ये ऑर्गन और ज्यादा क्या हो गए, रिफाइन हो गए, और आज की डेट में ह्यूमन बॉडी डेवलप हो गई। जैसे बंदर था तो बंदर सीधा खड़ा नहीं हो सकता था, तो वो ऑर्गन उसका स्पाइन ढंग से डेवलप नहीं हुई थी। फिर वो पूंछ कट गई, फिर हमारे में भी होती है जो पूंछ वाली बोन होती है ना, वो जो है ह्यूमंस में भी होती है, बट वो बहुत छोटी हो गई है इवोल्यूशन के दौरान, तो हम सीधे खड़े हो पा रहे हैं। अच्छा, बंदर जो है उसके हाथ और पांव दोनों सेम ही होते हैं, तो इसलिए चारों को चारों हाथ बोल दो, चाहे चारों पांव बोल दो, क्यों, वो उतने इवॉल्व नहीं हुए, बट हमारे इवॉल्व हो गए। तो ये क्या हुई है, एक तरीके से रिफाइनमेंट हुई है ह्यूमन बॉडी में, क्या हुआ, प्रॉपर इवोल्यूशन हुआ है। अगर आप ऐसे देखो, ये वाला प्रिंसिपल तो डार्विन का कहां पे लगता है, बायोलॉजी के अंदर, कि फिर ऐसे करके बहुत सारे ही क्या बन सकती है, एनिमल्स की एक सीक्वेंस बन सकता है, कि ह्यूमन से पहले, जैसे हम सबसे ज्यादा मैच किससे होते हैं, गोरिल्ला से, है ना। मंकीज भी बहुत सारी अलग अलग प्रजाति है ना, तो हम उसमें वैसे उससे ज्यादा, हमारे से ज्यादा, इवन हमारे से ज्यादा दिमाग डेवलप्ड उसका ओरेंगटून का है। ओरेंगटून आता नहीं, एक बड़ा ब्राउन सा बड़ा भालू जैसा दिखता है, गोरिल्ला तो काले वाला होता है ना, ओरेंगटून ब्राउन वाला होता है, उससे ज्यादा मिलते हैं हम। वैसे करके इवोल्यूशन हुआ हमारा। तो हर्बर्ट स्पेंसर बोलता है कि मान लो ये बॉडी ह्यूमन बॉडी है, इसकी जगह मैं क्या लगाता हूं, सोसाइटी। तो सोसाइटी भी इवॉल्व हुई होगी। मान लो यहां पे मैं बोल देता हूं, हम ये वाली सोसाइटी कौन सी है, सिविलाइज्ड सोसाइटी। इनके पास लॉजिक भी है, इनके पास रीजन भी है, ये लोग डेवलप्ड भी है, इनकी प्रैक्टिसेस भी डेवलप्ड है। इससे पहले कैसी सोसाइटी रही होगी, लेट्स सपोज बारबेरिक और प्रिमिटिव सोसाइटी। वाली ऐड नहीं आती वो, मेंटोस जिंदगी, मेंटोस खा के इवोल्यूशन का होता है ना, क्लियर बात। तो वैसे बारबरिक सोसाइटी होगी, उसमें वो पूरा दिखाता भी है कि बंदर है, बंदर सीधा हुआ, शरीर को आग लगी, फिर बाल निकले, फिर वो ऐसे सीधा चल रहा था, फिर आगे सीधा चला, ऐसा दिखाता है ना उसमें। तो इवोल्यूशन दिखाया जा रहा है। ऐसे ही है कि सिविलाइज सोसाइटी थी, बारबरिक सोसाइटी थी। बारबरिक सोसाइटी से पहले लोग कैसे रहते थे, लेट्स सपोज इंडिविजुअल लेवल पर रहते थे। तो बहुत सारे इंडिविजुअल ने पहले क्या किया होगा,
ग्रुप्स में रहना शुरू किया होगा। फिर इन ग्रुप्स के अंदर प्रॉपर इंस्टीट्यूशन क्या किए होंगे, स्थापित किए गए होंगे कि भाई इन लोगों की मैरिज हो गई है, ये एक फैमिली है, ठीक है, ये इस फैमिली की लिनिएज से आता है। अब जैसे हम हिमाचल के लोग हैं, जैसे अपर हिमाचल में आप बोलते हैं वो टा फैमिलीज चलती है सबकी, ठीक है, तो अपने पूर्वज के नाम पे आगे सीक्वेंस बढ़ा लेते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे भी डेवलपमेंट हुई होगी ना, एक ग्रुप बना होगा, उस ग्रुप में दूसरी चीजें बनी होगी, क्लैन बने होंगे। एक जंगल के लोग दूसरे जंगल के लोगों के साथ लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, रिसोर्सेज के लिए। फिर धीरे धीरे हमने बोला कि नहीं नहीं, पूरा भारत ही एक है, भले ही तुम अलग अलग ट्राइब के लोग हो, पर फिर भी तुमको क्या रहना है, एक साथ रहना है। ऐसा इवोल्यूशन हुआ होगा सोसाइटी का। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन तो भारत में भी आया ना, उससे पहले तो फ्यूडल सिस्टम चल रहा था। ये रहा पुलिस। पुलिस ये तो अभी अभी हमारे पास आया ना कि पुलिस का नया स्ट्रक्चर, उससे पहले उसको कुछ और बोलते थे, फौजदार बोलते थे या जमींदार कुछ बोलते थे, चीजें इवॉल्व हो रही है। स्कूल, स्कूल तो अभी आया ना अंग्रेजों के टाइम पे, उससे पहले गुरुकुल चल रहे थे, समझ रहे हो बात। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से सोसाइटी का भी क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। तो डार्विन ने जिस प्रकार से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बताया, और ये बताया कि बॉडी के अलग अलग ऑर्गन हैं, ये हाथ एक ऑर्गन है, दूसरा हाथ दूसरा ऑर्गन है, आईज ऑर्गन है, ईयर्स ऑर्गन है, नोज ऑर्गन है, ये सब ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। अगर एक भी ऑर्गन हट जाए तो बॉडी ढंग से काम नहीं कर पाएगी। क्लियर बात। सिमिलरली सोसाइटी में भी बहुत सारे ऑर्गन हैं, और एक भी ऑर्गन खराब हो जाए, एक भी ऑर्गन खराब हो जाए तो सोसाइटी ढंग से काम नहीं करेगी, सोसाइटी कैसी हो जाएगी, डिसबैलेंस्ड हो जाएगी। हो सकता है ऐसा। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी सोसाइटी काम कर रही है, कल घड़ी कोई हम ये बोले कि अब स्कूल होंगे ही नहीं, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो ऐसा होगा कि कल आपके हाथ काट दिए जाए दोनों, तो खाना कैसे खाओगे। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके कल हाथ, दोनों हाथ काटे दिए जाएंगे तो खाना कैसे खाओगे, सेम ही तरह का सवाल सवाल सोसाइटी पे लागू हो सकता है कि कल से सारे स्कूल बंद, तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे। माँ बाप खुद पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, माँ बाप अपने बच्चों को खुद पढ़ाएंगे। पहले क्या होता था कि पहली क्लास तक बच्चे को खुद पढ़ाते थे, फिर बोलो प्री नर्सरी के जी में स्कूल भेज दो, अब क्रच में ही भेज देते हैं। कल को ऐसा टाइम भी आ सकता कि बच्चा पैदा हो गया, तुम ही रखो, करो बड़ा, हम चले। सोचो ना बात। पहले तो 5वीं के बाद स्कूल भेजना होता था बच्चा, फिर तीसरी में बच्चे को भेज रहे हैं, अब क्रच तो दूसरी में ही है। हो रहा है ना ऐसा। फिर क्या पता कि पैदा होते रजिस्टर कर लो, फिर था ऐसा कि भाई स्कूल में पढ़ना है तो एलकेजी भी यहीं से करनी पड़ेगी। फिर ऐसा हो गया कि इस स्कूल में पढ़ना तो इसी क्रच में जाना पड़ेगा, होता ना ऐसा, प्ले स्कूल आ गया ना आजकल। अब शिमला में देखता हूं मैं कि उस स्कूल में एडमिशन लेनी है तो इस प्ले स्कूल में पहले पढ़ना पड़ता है। तो फिर ऐसे हो जाना कि जैसे ही पैदा हुआ वैसे रजिस्ट्री करवा लो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसी तरीके का इसने हर्बर्ट स्पेंसर ने लॉजिक लगाया, और फिर इसको बोला, इसने किस चीज के ऊपर काम किया, सोशल डार्विनिज्म। जैसे डार्विन ने बायोलॉजी के इवोल्यूशन के सिद्धांत दिए, इसने किस चीज के ऊपर काम किया, सोशल डार्विनिज्म। सोशल डार्विनिज्म, ठीक है। ये इसका मेथड था स्टडी करने का, ये क्या था इसका मेथड था स्टडी करने का। इसके अंदर थोड़ा सा लिख सकते हो क्या, ही स्ट्रेस्ड अपॉन इंटरडिपेंडेंस ऑफ, ही स्ट्रेस्ड अपॉन, ये सोशल डार्विनिज्म का मतलब क्या है, ही स्ट्रेस्ड अपॉन इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, he stressed upon interdependence of different parts of society, different parts of society। और इसका जो फेमस वर्क है दैट इज थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एनालॉजी, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एनालॉजी। ठीक है, तो सिलेबस में है नहीं तो हम इसको पढ़ लेते, नहीं तो, पर मैंने मतलब मीनिंग, सिंपलेस्ट मीनिंग आपको समझा दिया। थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एनालॉजी कि सोसाइटी में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, उन सबका अलग अलग मतलब है। सोसाइटी में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, उन सबका अलग अलग मतलब है, सबके अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल है, उसकी इंटरडिपेंडेंस है।
ठीक है, स्कूल के ऊपर डिपेंडेंस है, पेरेंट्स चाहते हैं टाइम से बच्चे उठे स्कूल जाए, थोड़ी शांति रहे घर में, हम भी अपने काम के लिए टाइम निकाल पाए। तो ये कौन थे? अपने हर्बर्ट स्पेंसर। फिर अपने नेक्स्ट जिन्होंने स्थापित किया सब्जेक्ट को, दैट इज इमाइल डर्कहाइम। कोई दुर्खीम पढ़ रहा है, कोई दुर्खाइम पढ़ रहा है ना, नाम में प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। इमाइल डर्कहाइम। अब ये वो व्यक्ति है जो सोशियोलॉजी को क्या बनाना चाहता है? एकेडमिक डिसिप्लिन स्थापित करता है। एकेडमिक डिसिप्लिन। एकेडमिक डिसिप्लिन बनाएगा तो डेफिनेटली ये भी डिसाइड करेगा कि सब्जेक्ट मैटर क्या होगा। एंड सब्जेक्ट मैटर स्थापित करने के लिए ये किस तरह का आदमी था? सिंथेटिक स्कूल का आदमी। किस तरह का आदमी था? सिंथेटिक स्कूल का आदमी था। इसने बोला कि सोसाइटी कैन बी स्टडीज एट सोशल फैक्ट। सोसाइटी कैन बी स्टडीड एज सोशल फैक्ट। ब्रैकेट में समझने के लिए लिख लो कि क्या है ये? इंपीरिकल है। इंपीरिकल मतलब एक्सपेरिमेंट हो सकता है, टेस्ट हो सकता है। तो ये आदमी उस लेवल पर पहुंच चुका था जिस लेवल पर हम बिग बॉस के घर को देखते हैं। बिग बॉस के घर में है ना 56-57 कैमरे, तो बाहर से सब दिख जाता है कि क्या कौन मन में सोच रहा है, क्या है, दिखाया जाता है ना ऐसे करके। ठीक है, बाहर से ही एक्टिविटीज दी जाती है कि ऐसा करो, फिर लड़ाई हो जाती है। ठीक है, फिर सलमान खान अलग से ज्ञान सुनाते हैं। ऐसा ही सोसाइटी में देखा जा सकता है कि सोसाइटी में ही कोई ऐसे तेज लोग हैं जो तुमको भड़काते हैं। जैसे आजकल मैं बोलता हूं ना कि सोशल मीडिया हमारा ओपिनियन कंट्रोल करता है, ऐसे ये सोसाइटी को पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये क्या है? एक सोशल फैक्ट है, इसको इंपिरिकल लेवल पर देखा जा सकता है। तो यदि देखा जा सकता है तो इसने अपने जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुना और बोला व्हाई सोसाइटी इज इंटीग्रेटेड। व्हाई सोसाइटी इज इंटीग्रेटेड। कि एक आदमी को दूसरे आदमी की जरूरत पड़ती ही क्यों है? इसका सवाल यह था फ्रेंकली, कि एक आदमी को दूसरे आदमी की जरूरत पड़ती ही क्यों है? एक आदमी बड़ा हो जाए, खा पी सकता है, सब कुछ कर सकता है ना, उसको दूसरे की जरूरत ही क्या है? ऐसा इसका सवाल था। तो सिंपलेस्ट वे में तो पहले ऐसा था कि भाई सेफ्टी सिक्योरिटी, खाना मिल जाए। पर एक दिन आदमी ये सब चीज कर लेता है अचीव, तो फिर वो ऐसा क्यों करता है कि चलो आगे बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम घर भी बसा लेते हैं, फिर उसको बड़ा करके चीजें भी सिखा देते हैं, और फिर वो एक्सपेक्टेशन भी है कि ये बुढ़ापे में हमारी क्या करे? केयर कर ले। ऐसा सोसाइटी में हो क्यों रहा है? तो फिर उसके लिए ये आंसर ढूंढता है, और उस आंसर के लिए अपनी सबसे फेमस थीसिस लिखता है, सॉलिडेरिटी। इसका आंसर होता है सॉलिडेरिटी बेस्ड अपॉन डिवीजन ऑफ लेबर। बेस्ड अपॉन डिवीजन ऑफ लेबर, DOL, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। यह आदमी बोलता है कि सोसाइटी में मैं इतना पीछे तो नहीं जा सकता कि सबसे पहले आदमी कैसे इकट्ठे हुए होंगे, पर मैं अभी जब सोशियोलॉजी सब्जेक्ट इवॉल्व हो रहा है तो मैं दो चीजों की आइडेंटिफिकेशन कर सकता हूं, कि एक तो सोसाइटी है कैसे? रूरल टाइप की सोसाइटी, और एक कैसी टाइप की सोसाइटी है? अर्बन और इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं हुआ, जब एनलाइटनमेंट रेवोल्यूशन नहीं हुआ, उससे पहले भी लोग इकट्ठे रहते थे, और ये सब चीजें बदलाव होने के बाद भी लोग क्या है? इकट्ठे रह रहे हैं। ये जो रूरल है ये कैसी है? एग्रीकल्चरिस्ट। तो फिर ये अपनी थीसिस लिखता है कि भाई पुराने लोग साथ में इसलिए रहते थे बिकॉज दैट टाइम देयर वॉज मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। दैट टाइम देयर वॉज मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। क्या? यहां पे लिख लेता हूं बड़ा बड़ा, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी।
फिर इसकी अब नाम दिया है ये, इसने फीचर क्या बताया, इसने बोला सब लोग सेम, जैसे अभी हमारे गांव में कि सब लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, सबने खेत जोत दिए, अब बेले हैं, फिर एक दूसरे के घर जा रहे हैं, गप्पे सुना रहे एक दूसरे को, ताश खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। फिर लेट्स सपोज किसी के, लेट्स सपोज अभी आजकल क्या लगते हैं, आजकल गेहूं लगाया जाता है ना, आगे फिर गेहूं उगेगा, तो फिर लोग, चलो तेरे जल्दी पैदा हो गया, तेरे घर में गेहूं काट के आ जाते हैं, फिर किसी और के घर में पैदा हो तो वहां काट के आ जाते हैं। बोलो सेम तरह का काम, सेम तरह की प्रॉब्लम, सेम तरह की बातें। तो इनके अंदर क्या थी, सिमिलैरिटी। गांव में, अगर आप गांव में रहते हैं तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गांव में कोई बीमार हो जाए ना, सारे गांव वाले पहुंच जाते हैं। अच्छा आजकल तो लोग चाहते हैं कि किसी को पता ना लगे गांव में कि हम बीमार हुए हैं या कुछ है। तो पहले क्या होता था, मतलब मैं अपने गांव में देख पा रहा हूँ कि पुराने मेरे दादा वगैरह के टाइम पे, कि अगर कोई बीमार हो गया ना, तो गांव वाले पहुंच जाते थे। हंसता नहीं कि फेसबुक चलाता मैं, कुछ टाइम पास के लिए कुछ होता नहीं था, तो गांव वाले कहानियां सुनाते थे, यार ये वाली बीमारी ना उस गांव में उस आदमी को भी लगी थी फिर उस गांव में उस आदमी को भी लगी थी, उस गांव में इस आदमी को भी लगी थी, उसने इस डॉक्टर से इलाज कराया था, उसकी दवाइयों के नाम भी याद है, ये दवाइयां खाता था वो। सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी है तो लोगों के बीच में इमोशनल बॉन्ड है, इसलिए उनके बीच में क्या है, सॉलिडेरिटी। वो एक दूसरे के सुख दुख के लिए खड़े हैं। गांव में एक के घर में शादी हुई तो सब लोग पहुंच रहे, 4 4 दिन तक नाच रहे हैं। मतलब मैंने अपने बचपन में देखी है वो 4 दिन तक शादी चलने वाली, कि पहले दिन मामे आ रहे, दूसरे दिन बारात जा ही रही है, फिर तीसरे दिन आ ही रही है, फिर चौथे दिन अलग से शादी हो रही है। ठीक है, अब क्या है, होटल में गए, सुबह मामे आओ, वहीं ऊपरले फ्लोर में लड़का था, निचले फ्लोर में लड़की थी, शादी हुई, शाम को खाना खाओ, निपटो, एक दिन में शादी खत्म। सिंपलेस्ट है, शादी कहीं और ही हो रही है, गांव में आके एक बार खाना खिलाओ, हो गया, निकलो। समझ रहे बात, ये क्यों हुआ, बट ये होने के बाद भी लोग इकट्ठे रह रहे हैं ना। तो ये था सिमिलैरिटी की वजह से, इसको क्या बोलते थे, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। ये अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी है, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, ऑर्गेनिक यहां पे लिख रहा हूं बड़ा बड़ा, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। बोलो ये क्यों है, बोलो यहां लोगों में क्या है, डिफ्रेंसिएशन, सब अपना अलग अलग काम करते हैं। जैसे वो गांव की शादी का एक एग्जांपल ले लो, तो गांव में भी जब शादियां होती है ना, तो खाना बनाने वाले, टेंट लगाने वाले गांव के ही लोग होते हैं, कि इसके घर में शादी है, एक एक भांडा उठाओ, एक एक तरपाल उठा लो, उसी तरपाल से टेंट बांधेंगे, उसी भांडे से खाना बनाएंगे, शाम को वापस आके तरपाल वापस, भांडा भी वापस। शहर में क्या है, बोलो कैटरिंग वाले को बुलाना पड़ेगा। अच्छा एक कैटरिंग वाला है जो सिर्फ खाना ही बनाता है, दूसरा कैटरिंग वाला जो टेंट बांधता है, डीजे वाला तीसरा वो है। गांव वालों का इकट्ठा चल रहा था, वही भांडे ला रहा था, वही तरपाल रहा था, किसी के घर में ढोलक पड़ी है तो तू ले आ, बजा देते हैं वो भी। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी थी, इमोशनल बॉन्ड था। यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक। यहाँ पे है हाई डिफ्रेंसिएशन, और डिफ्रेंसिएशन की वजह से है इंटर डिपेंडेंस। तो इंटर डिपेंडेंस है, इंटर डिपेंडेंस है। अब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंस में क्या है कि बीच में मनी वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, क्योंकि कैटरिंग वाले ने पैसे कमाने हैं तो तुम्हारे घर में टेंट लगा के जाएगा, तुम उसको पैसे दे के जाओगे। उसको अपने घर में काम कराना, तो जरूरी नहीं है तुम उसके काम आओगे, जरूरी नहीं है तुम उसके काम आओगे, वो किसी और को बुलाएगा। पर गांव में ऐसा नहीं है, गांव में ऐसा है कि भाई मैं तेरे घर आया था, तू अब मेरे घर में आके काम करेगा। क्यों, सिमिलैरिटी है। यहाँ क्या है, डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन है, इस वजह से क्या है, इंटरडिपेंडेंस। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी क्या करती है, लोगों को इकट्ठा जोड़ के रखती है। यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस क्या करती है, लोगों को इकट्ठा जोड़ के रखती है। इसलिए यहाँ पर लोग क्या है, इकट्ठे हैं। और इसी के ऊपर ये बोलता है कि ये जो सॉलिडेरिटी है, जिसमें सिमिलैरिटी और इंटरडिपेंडेंस है, इसका कारण ये है कि सिमिलैरिटी इसलिए है बिकॉज देयर इज लो डिवीजन ऑफ लेबर। इसके आगे यहाँ पे अगर जगह बची तो वहां लिख लेना अपने नोट्स में, लो डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब सेम सेम तरह का काम है ना। गांव में कितने ही तरह के काम किए जा सकते होंगे, ज्यादा से ज्यादा 50। शहरों में कितने तरह के काम किए जा सकते हैं, हजारों। शहरों में तो कपड़े धोना भी अलग से काम है, प्रेस करने का भी अलग से काम है, चाय बनाने का भी अलग से काम है। गांव में चाय की दुकान कोई नहीं खोलता, सबके घर में बनती है। समझ रहे हो, शहरों में ही खुलती चाय की दुकान, है ना ऐसा।
प्रेस करने वाला देखा कहीं गांव में? शहरों में होता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, हाई डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पर क्या है, हाई डिवीजन ऑफ लेबर, हाई डिवीजन ऑफ लेबर। हाई डिवीजन ऑफ लेबर है तभी तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। आप लोग प्रेस करने वाले पे भी डिपेंडेंट है, आप लोग खाना खाने बनाने वाले पे भी डिपेंडेंट है, जिनका टिफिन आता होगा वो डिपेंडेंट है। गांव में तो नहीं है ना टिफिन सर्विस अभी, शहरों में ही है। क्यों? डिफरेंशिएशन ऑफ लेबर। तुम सोच रहे हो कि खाना ना बनाए क्योंकि पढ़ाई कर लेते हैं, तुम्हारा काम क्या है, पढ़ाई करने का, इसलिए तुम्हारे लिए कपड़े कोई और धो देगा, तुम्हारे लिए खाना कोई और बना के लेके आएगा, तुम्हारे कमरे में सफाई करके कोई और जाएगा। तो हाई डिवीजन ऑफ लेबर में क्या आ गई, इंटर डिपेंडेंस। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था इसके लिए, और इसको सॉल्व करने के लिए इसने एक कॉन्सेप्ट दिया सॉलिडेरिटी का, और एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट दिया डिवीजन ऑफ लेबर का। तो इसने थीसिस भी दे दी, उस थीसिस को प्रूफ भी कर दिया। ये हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। इसके अलावा इसने सुसाइड की भी स्टडी की, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, पेपर 2 में है तो है, इंटरनेशनल थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेपर 2 के लास्ट पॉइंट में तब मैं पढ़ा दूंगा, 4 तरह के सुसाइड पढ़े थे इसने। ठीक है, तो ये कौन थे हमारे, अमाइल डरखाइम। तो यहाँ पर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रखनी है। पहला तो एक तो इसने सोशल फैक्ट बताया, दूसरा इसने सॉलिडेरिटी एंड डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट बताया। मतलब जब आप इसको इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी में लिख रहे हैं तो यही 3 लाइनें लिखनी है, बाकी एक्स्ट्रा लाइनें नहीं लिखनी है। बाकी सिर्फ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं इससे। ठीक है, इसको तसल्ली से पढ़ने के लिए 2 दिन लगेंगे। एक और चीज भी इसने बोली थी बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं बता देता हूं कि जब इससे ये पूछा गया कि सोसाइटी बनी कैसे, सवाल तो इसका ये था ना कि सोसाइटी इकट्ठी क्यों है। जब इससे ये पूछा गया कि सोसाइटी बनी कैसे, तो उसको ये एक्सप्लेन तो नहीं कर पाया, पर इसने कीवर्ड दे दिया एक, सुई जेनरिस। सुई जेनरिस। इसने इससे जब पूछा गया सोसाइटी बनी कैसे, तो ये बोले कि मेरे को तो ये भी नहीं पता कि गांव में लो डिवीजन ऑफ लेबर है और शहरों में हाई डिवीजन ऑफ लेबर है, ये कैसे बनी। जेनरिस, GENERIS, सुई जेनरिस, SUI, सुई जेनरिस। ये बोले जो डिवीजन ऑफ लेबर है ना, मान के चलो इसी से ही सोसाइटी इवॉल्व हुई थी। जैसे शुरुआत में 2 हंटर गैदरर थे ना लोग, तो कोई लोग पहले तो वही हंट करता था, वही खाता था, फिर कोई हंटर बन गए और दूसरे आदमी क्या बन गए, गैदरर। वो बोले कि खुद बनाया नहीं गया है, ये खुद ब खुद बनता गया। जो लोग एक्टिवली स्किलफुल थे, मसल पावर वाले थे, वो हंटर बने। जो उतने स्किलफुल नहीं थे, मसल पावर वाले नहीं थे, वो क्या बने, गैदरर बने। ये क्या हुआ, सुई जेनरिस। तो सोसाइटी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर कैसे इवॉल्व हुई, तो दैट इज सुई जेनरिस। तो एक तरीके से इसने सोसाइटी कैसे बनी, इसकी डेफिनेशन में बोला सुई जेनरिस, खुद ब खुद बनती गई। हम नहीं ढूंढ पाएंगे कि किस दिन बननी शुरू हुई, हम ये ढूंढ पाएंगे कि लो डिवीजन से हाई डिवीजन ऑफ लेबर की तरफ बढ़ गई। ठीक है बात। अब इसने और क्या क्या कहा वो भी 2 दिन में पढ़ना पड़ेगा। फिर इसने पैथोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर भी पढ़ाया है, कि डिवीजन ऑफ लेबर में भी पैथोलॉजी आ जाती है। पता नहीं है, लोग काम करते करते फ्रस्ट्रेटेड हो जाता ना, तो वो पढ़ा था इसने। इस बार का पेपर का क्वेश्चन है पैथोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर। फिर अपने आए चौथा थिंकर, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर। अगर ये टॉपिक आज समझ आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, तो फिर मैं आपको कह सकता हूं कि भाई यस, ये सब्जेक्ट ले लो। अगर ये लग रहा है कि इन्होंने सच में कुछ इंटरेस्टिंग काम किया है, और यही बात तुम 2 दिन पढ़ोगे, वापस इतनी ही लिखोगे जितनी मैंने बताई, बस मैं इसको एक्सप्लेन 2 दिन में करूंगा, तो फिर ये सब्जेक्ट ले सकते हो फाइनली। क्योंकि ये जो थिंकर्स है, इसका पूरा चैप्टर है, और इस बार थिंकर से 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इस वाले चैप्टर से 2 आए थे, वैसे 3 आए थे। ठीक है, मैं तो चाहता हूं कि चारों के चारों यहां से आ जाए तो मजा आ जाए। मतलब 40 में से फ्री के 36 नंबर मिल रहे हैं। क्यों रट्टा मारेंगे हम इसमें? वो वाला मैथ नहीं होता जो घर में प्रैक्टिस किया था वही आ गया, वो वाला मैथ है ये, कि तुमने पढ़ा था और वही आ गया। बाकियों में तो सोच से खुद भी लिखना पड़ सकता ना, इसमें खुद कुछ नहीं लिखना। हमने बोला कि लो डिवीजन ऑफ लेबर, डरखाइम ने बताया, मेरा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है,
जो सॉलिडेरिटी मैकेनिकल है, डरखाइम ने बोली है मेरा इसमें कुछ नहीं है, तो खुद एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, यही देख के जा रहे हैं। बाकी में तो खुद ढूंढ रहा ना आंसर, इसमें तो दिया हुआ है इन्होंने आंसर कि सॉलिडेरिटी कैसे पढ़ी, तो इसने पढ़ी, बस हमने ये बताना कि इसने कैसे पढ़ी। तो इट इज द इजीएस्ट पार्ट। लोग बोलते थिंकर टफेस्ट पार्ट है, अरे थिंकर कोई पूछे तो ईजीएस्ट है, क्योंकि हमने तो कुछ किया ही नहीं, किया तो थिंकर ने। टफ वो है जहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, सोशियोलॉजी को बिल्कुल खुद सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ जाएगा। ठीक है बात। अब देखो मैक्स वेबर ने क्या किया। मैक्स वेबर शुरुआत में तो वो आदमी था जो क्या बोले कि मैं स्पेशलिस्टिक स्कूल का आदमी हूं, स्पेशलिस्टिक और फॉर्मल स्कूल का आदमी हूं। जो क्या चाहता था एक तरीके से, इसका क्या था, थोड़ा ना नैरो व्यू था, नैरो व्यू था। और ये सोशियोलॉजी की क्या रखना चाहता था, लिमिटेड बाउंड्री रखना चाहता था। वही आदमी पढ़ा हमने इसको। इसने बोला कि सोसाइटी को यदि पढ़ना है तो इसके लिए एक मेथड जो हो सकता है, दैट इज इंटरप्रेटेटिव डिसिप्लिन। इंटरप्रेटेटिव डिसिप्लिन, इंटरप्रेटेटिव डिसिप्लिन। बोले इंटरप्रेटिव कैसे, बोले देखो सोशल एक्शन पढ़ेंगे अब। क्या पढ़ेंगे, सोशल एक्शन। पर इसने सोशल एक्शन क्या होता है ये बताया। इसने बोला कि सोशल एक्शन वो चीज है जहां पे दो इंडिविजुअल है, इनके बीच में क्या हो रही है, एक इंटरैक्शन हो रही है। ये तो हमको सिंपलेस्ट पता है, दो इंडिविजुअल है, उनके बीच में क्या हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है। पर ये एक्शन तभी माना जाएगा जब इसका क्या हो, मीनिंग हो। जब इसका क्या हो, मीनिंग हो। ठीक है, जैसे वो सिंपल एग्जांपल मैंने आंख मारने वाला दिया था कि एक आदमी को आंख मारी तो उसका कुछ मीनिंग होता है। पर प्रॉब्लम ये है कि आंख मारने के भी दो मीनिंग होते हैं। जब किसी लड़के को मारूंगा तो उसका मतलब मजाक हो सकता है, जब किसी लड़की को मारूंगा तो उसका मतलब ये हो सकता है कि ये क्या कर रहा है, एक अभद्रता कर रहा है, छेड़ रहा है। दो मीनिंग हो गए ना। तो बोले कि भाई इंटरेक्शन होनी चाहिए पहली बात, दूसरी बात मीनिंग होनी चाहिए, तीसरी बात ये कि मीनिंग क्लियरली क्या हो जाना चाहिए, ट्रांसमिट हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैंने कुछ और सोचा था और उसने कुछ और सोचा था। तो तीसरी एक कंडीशन होनी चाहिए कि मीनिंग क्या हो जाना चाहिए, क्लियरली ट्रांसमिट हो जाना चाहिए। बोलो जब ये चीज पढ़ पाएंगे तो हम सोशल एक्शन को क्लियरली समझ पाएंगे, तब हम सोशल एक्शन को क्लियरली समझ पाएंगे। तो फिर मान लो कोई इवेंट हुआ, कोई इवेंट हुआ किसी गांव में। वहां पे क्या हुआ कि एक जॉइंट फैमिली थी, वो जॉइंट फैमिली में लोगों में आपस में विवाद हुआ, टूट के क्या बन गई, न्यूक्लियर फैमिली बन गई। अब आप सोशियोलॉजिस्ट हो, आपको बोला गया कि उस गांव में क्या हो रहा है कि पहले 10 जॉइंट फैमिलियां थी, अब उसकी जगह पे 25 न्यूक्लियर फैमिलियां बन गई है। आप सोशियोलॉजिस्ट हो, आपको भेजा गया कि जाओ रिसर्च करके आओ कि उस गांव में क्या कारण थे कि जॉइंट फैमिलीज टूट के काय में शिफ्ट हो गई न्यूक्लियर फैमिली में। ये प्रॉब्लम है सोशियोलॉजी की, ये प्रॉब्लम है सोशियोलॉजी की कि क्यों बन रही है, फैमिली सिस्टम में चेंज आ रहा है ना, तो क्यों बन रही है। तो आपको कुछ एक्शन पता करने पड़ेंगे कि घर परिवार में क्या चल रहा था भाई, क्यों लोग लड़ रहे थे आपस में। ठीक है बात। अब वो स्टडी करने के लिए जब सोशल एक्शन देखा जाएगा तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप अपने दिमाग में पहले ही बायस लेके चले हो कि आपके घर में भी एक टाइम पे जॉइंट फैमिली होती थी, वो न्यूक्लियर हुई, तो जो कारण तुम्हारी फैमिली के होंगे वो बायसनेस लेके तुम यहां चले गए। या आप पेट्रियार्किकल माइंडसेट से चलते हो, उस गांव में भी आपने पुरुषों की ही बात सुनी, महिलाओं की सुनी नहीं। हो सकता है ना ऐसा। उससे क्या होगा, मीनिंग क्लियरली ट्रांसमिट नहीं होगा। तो इसने बोला कि भाई ऐसा पढ़ने के लिए कुछ और ज्यादा अप्रोचेस अडॉप्ट करनी पड़ेगी और क्लियर मैसेजेस अडॉप्ट और मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। तो इसने बोला भाई सोशल एक्शन के क्या बनाए जा सकते हैं, आइडियल टाइप्स। आइडियल टाइप क्या होते हैं,
तो मान लो बहुत सारा के सोशल एक्शन है, उसको क्या करना है तुमने, क्लासिफाई करना है। टाइप से यही समझते हो ना कि कौन सी चीज कितने टाइप की है। तो इसने बोला सोशल एक्शन कोई होगा, कोई इवेंट होगा, तो उसके क्या बना देंगे हम, आइडियल टाइप। नॉट जस्ट फॉर दिस एग्जाम्पल, इसने एक स्टडी की है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एक वर्क है जो हमारे सिलेबस में भी है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें ये आदमी क्या करता है, ये जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स है ये रिलीजन है, तो ये क्या करता है, रिलीजन का आइडियल टाइप बनाता है। इस रिलीजन की कुछ एक वैल्यूज है, इस रिलीजन की कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स है। और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, तो कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, ये क्या है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। तो इस कैपिटलिज्म का क्या बनाता है, आइडियल टाइप बनाता है कि भाई कैपिटलिज्म की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है ना। जिनको मैं वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ा रहा था तो मैंने कैपिटलिज्म की करेक्टरिस्टिक्स बताई थी, कैपिटलिज्म की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। फिर ये इन दोनों के बीच में क्या करता है, रिलेशन ड्रॉ कर देता है कि हाँ भाई रिलीजन में कुछ ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से क्या होता है, कैपिटलिज्म आता है। फिर इसने बहुत सारे रिलीजन पढ़े, जैसे आपको लगता है हिंदुइज्म से कैपिटलिज्म आता है, हिंदुइज्म से कैपिटलिज्म आ सकता है, नहीं आ सकता। हमारे यहाँ पैसे कमाने, अपने भारत की फिल्में देखी, उसमें अमीर आदमी को हमेशा चोरी बताया गया है, वो है ना, मतलब हीरो को कभी अमीर नहीं दिखाया गया। अगर हीरो को अमीर दिखाया गया तो जाके मार कुटाई ही कर रहा है सब जगह पे, या ऐसा दिखाया गया कि चैरिटी बहुत कर रहा है। हमारे यहाँ चैरिटी का कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ ऐसा है कि पुनर्जन्म, अच्छे कर्म करते जाओ अगले जन्म में और अच्छा होगा। तो बोले इस हिसाब से भारत में क्या नहीं आ सकता, कैपिटलिज्म नहीं आ सकता, ऐसा मैक्स वेबर ने बोला। ऐसा किसने बोला, मैक्स वेबर ने बोला। बट भारत के जो लोग हैं वो इसका क्रिटिक भी करते हैं, वो बोलते हैं कि अगर हमारे यहाँ कैपिटलिज्म नहीं है तो हम लक्ष्मी की पूजा काय को कर रहे हैं, लक्ष्मी धन यंत्र है। आजकल एस्ट्रोटॉक वाले वो पाइराइट बेच रहे हैं कि पैसा आएगा, कर रहे हैं ना। तो कुछ तो है वर्च्यू हमारे यहाँ भी जो कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हैं। तो ऐसे करके इसने क्या कर दिया, मैं समझा के आ रहा था, आइडियल टाइप बना लिए। ऐसा देख लिए कि इनके क्या एक्शन है, इनके क्या एक्शन है, और उन एक्शन में यदि सिमिलैरिटी है, एक्शन में सिमिलैरिटी होगी तभी तो वो चीज मिलेगी। आप अच्छे से पढ़ोगे तभी तो पेपर निकलेगा, सिर्फ भगवान की पूजा पूजा करके पेपर थोड़ी निकलेगा, ये मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से इसने क्या कर दिया, अपनी थीसिस प्रूव कर दी। और मेथड, जैसे एक आइडियल टाइप है, एक और टेक्निक है उसको वर्स्टेहन टेक्निक बोलते हैं, वर्स्टेहन, वर्स्टेहन। ये नाम जो है उसका जर्मन है, बट इसको इसका मीनिंग होता है कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, इसके ब्रैकेट में ही लिख लो कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। आइडियल टाइप टर्म है, इसका मीनिंग होता है मेंटल कंस्ट्रक्ट, इसका मीनिंग होता है मेंटल कंस्ट्रक्ट। और वर्स्टेहन का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इसकी जो मदर थी ना, वो इस प्रोटेस्टेंट एथिक्स को फॉलो करती थी। तो उसने देखा कि मेरे मदर के सारे दोस्त लोग अमीर है, तो इसका मतलब कुछ तो है इस रिलीजन में कि इस रिलीजन के सारे लोग अमीर हो जाते हैं, इसलिए इसने ये थीसिस लिखी। अच्छा, इसके फादर ब्यूरोक्रेसी में थे, बाद में पॉलिटिशियन भी बने, तो इसने अगला जो सब्जेक्ट लिखा वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर लिखा, ठीक है। तो वो भी सिलेबस में हम एक जगह पर पढ़ेंगे, ठीक है, लीडरशिप के ऊपर लिखा। फिर इसका एक और सब्जेक्ट आएगा स्टेटस क्लास एंड पार्टी, यूपीएससी के सिलेबस में ये चीजें, एचएस के सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी चीजें सारी डिस्कस करवाऊंगा कि इन्होंने क्या क्या चीजें पढ़ी। कल घड़ी को क्या पता सोशियोलॉजी का पेपर टफ हो गया तो भाई सबके नंबर आ रहे हैं, थोड़ा तो कुछ क्रांतिकारी पेपर बनाता हूँ, ठीक है। तो वो सब चीजें हम पढ़ेंगे, बट ये वाला ध्यान रखना ये हमारे सिलेबस में है। फिर आते हैं हमारे सबसे क्रांतिकारी आदमी, पांचवें, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स चिंतित है इस बात से कि भाई कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो रहे हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हो रहे हैं।
तो ये बोलता है कि सोसाइटी भाई ऐसे बटी हुई है। कुछ लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, वो लोग क्या है, हैव्स। और कुछ लोग हैं जिनके पास से लूटा जा रहा है, जो भी है, जो इनके पास है भी वो भी लूटा जा रहा है, वो क्या है, हैव नॉट्स। तो इसको क्या बोला कि सोसाइटी क्या है, दो क्लासेस में बटी हुई है, ऐसा इसका मानना था। अब इसने इसमें ये बोला, इसने एक पूरी थीसिस ड्रॉ की कि भाई ये पूरी हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है। इसने एक थीसिस लिखी, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। इसने बोला मटीरियल क्या होता है, मटीरियल मतलब वेल्थ, वेल्थ के लिए लड़ाई। इसने हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म में बोला कि भाई आदमी को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है। उस एक्टिविटी का कुछ ना कुछ क्या होता है, आउटपुट होता है। दैट मीन्स थ्रू आउट हिस्ट्री अगर आदमी यहां तक पहुंचा है तो उसने कोई ना कोई काम किया है, और जो वो काम कर रहा था उसका कुछ ना कुछ क्या था, आउटपुट था। तो उसने बोला वो कैसे तरह का काम कर रहा था, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक प्रोडक्शन सिस्टम बोल सकते हैं। एक क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्शन सिस्टम। खेती बाड़ी करोगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ऐसा ही पढ़ते हैं ना। उसने बोला ऐसे क्या होती है, हिस्टोरिकली में, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में आदमी क्या कर रहा है, कोई ना कोई प्रोडक्शन कर रहा है। ये बोलता कि सबसे पहले तो थे आदि मानव, बारबेरिक ट्राइब में। वो सब लोगों को क्या ही आता था करना, हंटिंग एंड गैदरिंग। तो नेचर में सब चीजें थी। मेरा मन किया जाके जंगल में गया, शिकार किया, खा लिया। आपका मन किया गया, खा लिया। सबके लिए समान रिसोर्सेज थे, नदी बह रही थी, पानी पी लिया। क्या करना फिर, कुछ नहीं करना। तो हम सब के सब लोग क्या थे, बराबर थे। तो इसने बोला कि सबसे पहले क्या था, प्रिमिटिव सोसाइटी थी, और उस सोसाइटी में सबके सब लोग क्या थे, बराबर थे। उस चीज को इसने टर्म दिया कम्युनिज्म। कम्युनिटी होती है ना, तो कम्युनिटी में जहां हम बिलोंग करते हैं, अगर वो सब सब लोग बराबर है, सबके समान अधिकार है, तो उसको कम्युनिज्म कहेंगे। वो क्या बन गया, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। बोलो फिर क्या हुआ होगा कि कुछ लोग हंटिंग में बहुत अच्छे हो गए होंगे, तो उन्होंने क्या किया, एक ही दिन में 10 डियर मार लिए, ठीक है। और फिर कुछ लोग अपने पंटर पाल लिए होंगे कि बेटा खाना मैं खिलाऊंगा, तुम अब क्या करोगे, इस 10 डियर्स की रक्षा करोगे ताकि कोई और ना जाए खाने। उसके मन में सबसे पहले ग्रीड आई होगी, लालच आई होगी कि दैट आई वांट शेयर। जो मैंने प्रोडक्शन की, जो मैंने, अब किसी आदमी ने शिकार नहीं किया, एक ने कर लिया, जिसने कर लिया वो लेके तो मैंने किया, अब मैं ही खाऊंगा, तेरे को नहीं दूंगा, ऐसा हुआ होगा। तो फिर ऐसा करने वाला आदमी क्या बन गया होगा, मास्टर। और फिर वो दूसरे आदमियों को अपनी टर्म्स डिक्टेट करवाता होगा कि भाई जो मैं बोल रहा हूं वो कर। हुआ होगा ना ऐसा। तो उसको बोला इसने कि नेक्स्ट प्रोडक्शन सिस्टम आया, उसको इसने बोला एंशियंट स्लेव प्रोडक्शन सिस्टम। और इसने बोला कि इसमें कुछ लोग क्या थे, मास्टर, और कुछ क्या लोग थे, स्लेव। बोलो फिर क्या हुआ होगा आगे। बोलो मास्टर भाई साहब ने बोला होगा कि ये वाला जंगल मेरा, इस जंगल में बाहर से कोई घुसा उसको मार दो। मरवाएगा किससे, इनसे, स्लेव से। तो सब स्लेव खुश हो गए कि राजा जी बस खाना देते रहना, ठीक है। तो कल घड़ी को मास्टर और मोटा हो गया होगा कि वो जाता ही नहीं होगा। मान लो उसका जो बच्चा होगा उसने बोला कि स्लेव रखे तो है, बेटा तेरे बाप ने तेरे लिए बहुत स्लेव पाल रखे, तेरे को कुछ नहीं करना, तू क्या है, मास्टर। जो तू बोलेगा वो स्लेव सुनेंगे। क्यों सुनेंगे, बोलो तू क्या है, जितना ये जंगल है, ये जितनी जमीन है, इसका क्या है तू, मालिक। तो जमीन के मालिक को बोला गया लॉर्ड। तो सिस्टम चेंज हो गया। अब जब जमीन पे बात आ गई तो सिस्टम कैसा आ गया, फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म, ठीक है। और एक आदमी क्या बन गया, लॉर्ड, और दूसरा आदमी क्या बन गया, सर्फ, जो उस पर खेती बाड़ी करता था। और हमेशा के लिए थोड़ी नहीं आदमी मारने थे, अब यहाँ खेती बाड़ी भी हो रही है, ठीक है बात। अब ये क्या, फ्यूडलिज्म। अब खेती में भी रिफॉर्म्स आए, सब खेती बढ़िया होती गई। फ्यूडल के पास अभी भी थोक में पैसा है,
फ्यूडल लॉ के लोगों के शौक पैदा हो गए कि हम लिटरेचर पढ़ेंगे, हम साइंस पे काम करेंगे। तो साइंस में काम किया तो मशीन बन गई। तो फ्यूडल को पता लगा कि भाई जो मशीन से काम हो सकता है, जो 10 या 15 सर्फ काम कर सकते हैं, वो तो मेरी एक मशीन काम कर देगी। इसका मतलब कल घड़ी को मेरे को सर्फ पालने नहीं पड़ेंगे, सर्फों को खाना तो देना होगा। स्लेव को खाना तो मिल ही रहा था, इसको भी मिल ही रहा था। अब फिर भी इसको शांति नहीं है, ये क्या बोलेगा कि भाई ये अभी भी कमा रहे हैं मेरी जमीन पे, जमीन तो मेरी थी, ये कैसे कमा सकते हैं। तो ऐसा करता हूं, मैं मशीन बना लेता हूं, इनको कुछ नहीं दूंगा, सारा काम किससे करवाऊंगा, मशीन से। वैसे भी ये लोग जो है थोड़े पढ़ लिख गए, ये अपने लिए अधिकार मांग रहे हैं। हुआ होगा ना ऐसा। तो ये जो फ्यूडल लॉग है, इन्होंने इंडस्ट्रीज बनानी शुरू कर दी। अगली स्टेज पे क्या हुआ, मशीनें आ गई, मशीन से क्या बन गई, इंडस्ट्रीज बन गई। अब जब इंडस्ट्रीज बनी तो नया मोड ऑफ प्रोडक्शन आया, कैपिटलिज्म, जिसमें ये जो अमीर लोग हैं ये क्या बन गए, इंडस्ट्रियलिस्ट। और इसको इसने बोला था बुर्जुआ। इसकी स्पेलिंग देख लेना, मैं बोल रहा हूं बुर्जुआ, स्पेलिंग बोर्गियस है, BOURGEOSIE। ठीक है। और दूसरे को क्या बोला, प्रोलेटेरिएट, प्रोलेटेरिएट, प्रोलेटेरिएट। अब ये सोशियोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो बोर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो इसको हम लिख लेते, यहां पे लिख लेते इंडस्ट्रियलिस्ट, यहां पे लिख लेते लेबर। यहां पे क्या लिखते, इंडस्ट्रियलिस्ट, यहां पे क्या लिखते, लेबर। ऊपर इंडस्ट्रियलिस्ट, नीचे लेबर। अब इसने बोला भाई जब यहां पहुंच गई इस प्रोडक्शन सिस्टम में तो क्या हो जाएगा, बड़ा एक्सट्रीम डिवाइड आ जाएगा हैव के बीच में और हैव नॉट के बीच में। और ऐसे में क्या होगा, ये वाले जो लोग हैं, ये लोग इनके खिलाफ क्या कर देंगे, आंदोलन छेड़ देंगे, रिवोल्ट करेंगे। तो उसने यहां पर एक और थीसिस दी, क्लास स्ट्रगल, सिलेबस में हमारे लिखी हुई क्लास स्ट्रगल। ठीक है, एक हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म लिखा है, दूसरा क्या लिखा है, क्लास स्ट्रगल। तो बोलेगा यहां से क्या शुरू हो जाएगा, ये जो चेन है कि अमीर लोग अमीर ही रहेंगे, गरीब लोग गरीब ही रहेंगे, ये चेन खत्म हो जाएगी। क्यों, यहां पे क्या आ जाएगा, क्लास स्ट्रगल। तो क्या होगा कि ये जो जिनके पास कुछ नहीं है, ये लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, दे विल फॉर्म क्लास सॉलिडेरिटी, अभी अभी पढ़ा ना सॉलिडेरिटी टर्म। तो दे विल फॉर्म अ क्लास सॉलिडेरिटी। इनको पता लग जाएगा कि भाई इतने लंबे समय से हम क्या हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट। तो सीपीआईएम के नेता और सीपीआईएम की स्टूडेंट्स विंग देखिए क्या नारे लगाते हैं वो, हमको चाहिए आजादी। किस चीज से आजादी, पूंजीवाद से आजादी, गरीबी से आजादी, भुखमरी से आजादी। क्यों मांग रहे हैं आजादी, हम तो इंडिपेंडेंट देश नहीं है। आजादी वो इसलिए मांग रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम इस क्लास में आते हैं, हमको यहां भले जमाने से क्या किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो आजादी के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो लड़ेंगे। यूनिवर्सिटीज में सबसे खूंखार पार्टी ऐसा भाई, ठीक है, काउंटर देने के लिए एबीवीपी एनएसयूआई वाले गायब। आपके टाइम पे नहीं हुआ होगा ऐसा, कॉलेज में होता था, मतलब इलेक्शन तो होते नहीं थे पर छोटी मोटी होती थी। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने जब क्लास सॉलिडेरिटी हुई, तो क्लास सॉलिडेरिटी इकट्ठा होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो बैच पहन के आते थे। ठीक है, फिर वो नुक्कड़ नाटक भी क्या करते थे। तो बोले कि यहां पे एक ट्रांजिशन फेज आएगा, उसको क्या बोलेंगे, सोशलिज्म। उसमें क्या होगा, बहुत सारे कोऑपरेटिव्स बनाए जाएंगे, लेबर यूनियंस बनाई जाएगी, वो लोग क्या करेंगे, हमारे लिए काम करेंगे। फिलहाल आजकल ये काम गवर्नमेंट कर रही है। फिर ये बोले कि बराबरी सब में फिर भी नहीं आएगी। फिर फाइनली ये स्टेज और ज्यादा मेच्योर होगी और क्या आ जाएगा, एडवांस्ड कम्युनिज्म। एडवांस्ड कम्युनिज्म, इसमें ट्रू इक्वालिटी होगी। जैसी प्रिमिटिव कम्युनिज्म में इक्वालिटी थी, वैसे ही यहां पर क्या आ जाएगी, ट्रू इक्वालिटी वापस आ जाएगी। मतलब सोसाइटी अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन की पीक पे होगी, सब सुविधाएं होगी, बट सब में क्या हो जाएगी, इक्वालिटी हो जाएगी। तो ये कार्ल मार्क्स की सारी थीसिस में सिलेबस बता दिया मैंने। क्या, एक तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इस हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए इसने क्या बताया, 6 मोड ऑफ प्रोडक्शन। और चौथे मोड ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या बोला कि देयर विल बी क्लास
स्ट्रगल, देयर विल बी क्लास स्ट्रगल। ये तीनों पॉइंट 1 2 3 ये सिलेबस का पार्ट है। सिलेबस में ये लिखा है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और क्लास स्ट्रगल, दोनों को समझाने के लिए ये बताना पड़ता है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन में होता है कुछ। क्लियर बात। तो इससे एक नई अवधारणा मिल गई हमको सोसाइटी इवॉल्व होने की। ऑगस्ट कॉम्ट ने 3 स्टेजेस बताई थी ना, ये फिर भी कितनी बता रहा है? 6। ठीक है, 4 पुरानी बता रहा है, 2 फ्यूचरिस्टिक बता रहा है कि किस प्रकार की होगी। तो इसने सोसाइटी को, इसको कंक्लूड करने के लिए सोसाइटी को एक तो दिया हिस्टोरिकल एनालिसिस, एक तो क्या दिया? हिस्टोरिकल एनालिसिस। दूसरे इसने क्या चीज दी? इसने दिया कॉन्फ्लिक्ट स्कूल। इसने क्या दिया दूसरा? कॉन्फ्लिक्ट स्कूल। इसने बोला कि सोसाइटी हमेशा क्या है? आपस में कॉन्फ्लिक्ट में है। सोसाइटी हमेशा क्या है? आपस में कॉन्फ्लिक्ट में है। ठीक है, इन 2 चीजों की अप्रोच इसने स्थापित की और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इसको इसी वे में पढ़ते हैं। जैसे भारत में कॉन्फ्लिक्ट स्कूल के सबसे फेमस जो थिंकर है वो AR देसाई है। उन्होंने सबसे पहले भारत को कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से पढ़ा कि लोग आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। क्लियर है बात। तो ये हमारे पास क्या बन गए? 5 थिंकर बन गए। तो जब आप इसको इमरजेंस में पढ़ रहे हो तो हमने एक एक लाइन लिखनी है सबके बारे में कि कॉम्ट आए, इन्होंने पॉजिटिविज्म दिया और 3 स्टेजेस ऑफ सोसाइटी को इवोल्यूशन बताया। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर आए, इन्होंने सोशल डार्विनिज्म दिया और थ्योरी ऑफ एर्गोनिक एनालॉजी दी। फिर अमाइल डर्कहाइम आए, इन्होंने एकेडमिक डिसिप्लिन स्थापित किया, बोला सोसाइटी को सोशल फैक्ट के रूप में पढ़ा जा सकता है। और फिर क्या कर दिया? डिवीजन ऑफ लेबर की हेल्प से सोशल सॉलिडारिटी की थ्योरी दी। फिर मैक्स वेबर आए, इन्होंने बोला इंटरप्रिटेटिव अप्रोच लगाई जा सकती है और सोशल एक्शन पढ़ा और फेमस वर्क प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म बना। फिर कार्ल मार्क्स आए, इन्होंने बोला कॉन्फ्लिक्ट के रूप में पढ़ा जा सकता है, सोसाइटी डिवाइडेड है, और इन्होंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और क्लास स्ट्रगल की थ्योरी दी। तो ये पांचों, जैसे हमने इससे पहले पॉइंट लिखे थे ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ, एनलाइटनमेंट पीरियड में क्या हुआ, इसी प्रकार से पांचों को 5, मतलब 5 तो नहीं, हर आदमी की 2 2 लाइनें आएगी। ठीक है, उस प्रकार से लिखा जाना है। जो नोट्स है उसमें यहाँ पर लास्ट में मैंने इतने से पैराग्राफ में लिखा हुआ है, एज सच पेपर में छापना पड़ेगा। क्लियर बात। पर जो मैं आगे आपको 10 लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ थिंकर वाले चैप्टर में, वो मैंने आज आपको अभी 1 घंटा हुआ है, 1 घंटे में डिस्कस करके बता दिया। क्लियर है बात। तो ऐसे करके क्या हुआ? सोशोलॉजी सब्जेक्ट अमर्ज हुआ। अब आता है इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, सोशोलॉजी एंड अदर साइंसेस। सोशोलॉजी एंड अदर साइंसेस। सोशोलॉजी एंड अदर साइंसेस, ये ऐसा टॉपिक है जो सबको आता है। पर मैं अभी जब टेस्ट सीरीज करवा रहा था तो मेरे पास 17 बच्चे थे, किसी को नहीं लिखना आता था कैसे लिखना है, एक्सेप्ट 2 बच्चे वो यूपीएससी से कोचिंग लेके आए थे। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको लिखाना सिखा देता हूं कि जब ये पेपर में आएगा ना 5 नंबर का क्वेश्चन, तो लिखना कैसे है। ठीक है, तो इसका ऐसा लिखो, ऐसे एक बॉक्स बना लो हेडिंग बना के, इसको बोलना है आंसर स्टाइल। आंसर स्टाइल क्या है? अगर आपसे पूछा गया कि भाई सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में रिलेशन बताओ, सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में रिलेशन बताओ, सोशोलॉजी और इकोनॉमी में रिलेशन बताओ, सोशोलॉजी और साइकोलॉजी में रिलेशन बता दो, सोशोलॉजी और हिस्ट्री में रिलेशन बता दो, ऐसा सवाल आएगा आपको। ठीक है, सोशोलॉजी एंड अदर साइंसेज का दूसरी चीज लिखी जाएगी। तो आंसर कैसे लिख रहा वो पहले समझ लो। सबसे पहले लिखनी होती है डेफिनीशन, क्या कि सोशोलॉजी क्या होती है, और फिर जो दूसरा सब्जेक्ट है वो क्या होता है। सोशोलॉजी क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, सोशोलॉजी क्या होता है, हिस्ट्री क्या होता है, सोशोलॉजी क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, सोशोलॉजी क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होता है। क्लियर बात। फिर लिखना होता है थिंकर्स जिन्होंने क्या किया हो, कोई कॉमन काम किया हो। जैसे
कार्ल मार्क्स, कॉन्सेप्ट इकोनॉमी का है, क्लास और वेल्थ का, प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट इकोनॉमी का है, बट वही कॉन्सेप्ट हम सोशियोलॉजी में लागू कर रहे हैं। ठीक है बात। तो इसमें क्या हो गया, दोनों तरफ का हमने कॉन्सेप्ट देख लिया। सिमिलरली हम ऐसे ही थिंकर आइडेंटिफाई करेंगे पॉलिटिकल साइंस के लिए, सिमिलरली ऐसे ही थिंकर करेंगे हिस्ट्री के लिए। अब हिस्ट्री है तो यहाँ पे बोला था ना हिस्टोरिकल एनालिसिस, वापस कार्ल मार्क्स को लिख सकते हैं कि उसने हिस्टोरिकल अप्रोच यूज की थी, हिस्ट्री में भी पढ़ी जा सकती है और सोशियोलॉजी में भी पढ़ी जा सकती है। तो देखो हिस्ट्री पढ़ने से क्या हो गया, हिस्ट्री पढ़ने से क्या हो गया, सोशियोलॉजी डेवलप होगी। तो ऐसे करके थिंकर्स लिखने जो क्या करता है, कॉमन काम करता है। फिर हमने तीसरे पॉइंट में ये प्रूव करवाना है कि दोनों सब्जेक्ट में क्या सिमिलैरिटीज है, सिमिलैरिटीज है, दोनों सब्जेक्ट में क्या सिमिलैरिटीज है। जैसे पिछले कल हमने लाइन लिखी थी हिस्ट्री और सोशियोलॉजी के लिए, एक लाइन लिखी थी क्या कि सोशियोलॉजी इज वेरी न्यू सब्जेक्ट बट हैज लॉन्ग हिस्ट्री। वैसी एक और कोटेशन बनती है क्या कि हिस्ट्री इज पास्ट सोशियोलॉजी, हिस्ट्री इज पास्ट सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इज करंट हिस्ट्री। जो आज समाज में हो रहा है ना वो भविष्य में उसकी हिस्ट्री लिखी जाएगी, और जो पास्ट में भूतकाल में समाज में हुआ वो आज क्या है, हिस्ट्री। तो दोनों में ये क्या है, सिमिलैरिटी होगी ना एक तरीके की। ऐसी कुछ कोटेशन लिखनी होती है। फिर चौथे पॉइंट पे लिखना होता है डिफरेंसेस, कि इन दोनों सब्जेक्ट में डिफरेंस क्या क्या है। तो वो भी हमने पढ़ा था। हिस्ट्री में कॉन्क्रीट डिटेल्स पढ़ी जाएगी कि किस दिन क्या हुआ, किस दिन क्या हुआ, वो इवेंट देखे जाएंगे। फिर हमने बोला था सोशियोलॉजी को इवेंट से लेना देना कुछ नहीं है, हम कॉन्क्रीट थोड़ी नहीं, हम तो अब्स्ट्रैक्ट है। रॉबर्ट बियर्ड श्रिथ ने बोला था ना, तो यहीं पे लिख लेना हमने कि रॉबर्ट बियर्ड श्रिथ ने बोला था क्या कि सोशियोलॉजी अब्स्ट्रैक्ट है, कॉन्क्रीट नहीं है, जबकि हिस्ट्री क्या है, कॉन्क्रीट है। हिस्ट्री क्या है, कॉन्क्रीट है। हम सिर्फ उसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग स्थापित करते हैं। तो थिंकर भी यूज कर लिया और डिफरेंस भी क्रिएट कर लिया। समझ रहे हो बात, हम नहीं बता रहे डिफरेंस, कौन बता रहा है, रॉबर्ट बियर्ड श्रिथ, थिंकर बता रहा है, तब जाके मार्क्स मिलेंगे। और फिर लास्ट पॉइंट लिखना है कि अभी कंटेम्पोरेरी 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 कोई थिंकर या रिसर्चर है जिसमें दोनों सब्जेक्ट क्या होते हो, इस्तेमाल होते हो। जैसे मान लीजिए पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, अभी आजकल यूज करते हैं ना पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, उसमें इकोनॉमी और सोशियोलॉजी दोनों यूज होती है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कोई एक लिमिट तो नहीं है ना कि इसी से कम वाले को गरीब मानेंगे। गांव में अलग लिमिट है, शहरों में अलग लिमिट है। सेंट्रल गवर्नमेंट की लिमिट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट की लिमिट अलग है। तो इकोनॉमी तो बड़ी फैक्चुअल हो सकती थी ना, बट उसमें हमने क्या देखा, सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड। जैसे ओबीसी कैटेगरी है, कैसे आइडेंटिफाई होती है ओबीसी कैटेगरी, बेस्ड अपॉन सोशियो इकोनॉमिक डाटा। ठीक है, कास्ट भी इंक्लूड करते हैं, साथ में ये भी इंक्लूड करते हैं कि उनके पास नौकरियां हैं कि नहीं है, सरकारी नौकरियां हैं कि नहीं है, पढ़े लिखे हैं कि नहीं है। वैसे करके ओबीसी आइडेंटिफिकेशन होती है। अच्छा, उसमें से जो आदमी 8 लाख रुपए कमा लेता है उसको बोल देते हैं तो क्रीमी लेयर में आ गया जी, इसको नहीं मिलेगा वो ओबीसी बेनिफिट। यहाँ पे सोशियोलॉजी और इकोनॉमी दोनों इंक्लूड होगी ना, सोशियोलॉजी और इकोनॉमी दोनों इंक्लूड होगी। पहले कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन मिलता था, फिर पता लगा कि अपर कास्ट में भी कुछ लोग बहुत गरीब है, तो उनके लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आ गया। तो इसमें इकोनॉमी प्लस सोसाइटी दोनों चीजें इंक्लूड हुई। एंड हाउ इज योर एक्शन, रिजर्वेशन कैसा एक्शन है, पॉलिटिकल एक्शन। तो ये एग्जांपल सोशियोलॉजी इकोनॉमी, सोशियोलॉजी पॉलिटी दोनों जगह लागू हो सकता है कि भाई थ्रू यूजिंग पॉलिटी आप क्या कर रहे हो, सोशल रिफॉर्म्स लेके आ रहे हो। एबोलिशन ऑफ सती, प्रॉब्लम कैसी थी, सोशल, सॉल्यूशन कैसा था, पॉलिटिकल। डाउरी प्रोहिबिशन, प्रॉब्लम कैसी है, सोशल, एक्शन कैसा है, पॉलिटिकल। आज की डेट में ऐसा जो कंटेम्परेरी काम हो रहा है उसका क्या डाल सकते हो आप यहां पर, एग्जाम्पल डाल सकते हो। अब जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे
जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो ऐसे ही पढ़ेंगे। पहले उसकी क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन की, सोशियोलॉजी क्या होता है और वो सब्जेक्ट क्या होता है। फिर हम ये देखेंगे कि कौन से हमारे पुराने थिंकर बैकग्राउंड में कोई हमारा ऐसा काम हुआ है, ठीक है, या हिस्टोरिकल, या बहुत हिस्टोरिकल तो नहीं है तो सब्जेक्ट ही बहुत नया है, मतलब पहले के पुराने एस्टेब्लिश्ड कोई थिंकर है दोनों कॉमन फील्ड में काम करते हैं। फिर सिमिलैरिटी, फिर डिफरेंसेस, और फिर कंटेम्प्रेरी टाइम पे क्या हो रहा है। ये मॉडल ऑफ आंसर रहेगा, यही मॉडल ऑफ हमारा क्या रहेगा, डिस्कशन रहेगा। क्लियर बात। अब सबसे पहला हम सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, दैट इज सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इसको लिखवाने में भी टाइम लग सकता है, ये फाइल मैंने यहाँ अपलोड की होगी, नहीं है इसमें फाइल। आपको फाइल तो मिली हुई है ना चैप्टर 1 की, अभी सब लोगों के पास नोट्स नहीं है ना, क्योंकि ये जितना मैंने नोट्स में ब्रीफ लिखा हुआ है उतना ही ब्रीफ मैंने आपको लिखवाना है। तो नोट्स में आपने पूरे पूरे नोट्स मत लिखना, ब्रीफ ब्रीफ पॉइंट लिखना है ना। तो सोशियोलॉजी क्या है, इसकी डेफिनेशन तो आप लिख ही सकते हो। तो सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो सिंपल लिखो, सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोसाइटी। एंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में हम थिंकर यूज कर रहे हैं अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल, जैसे हमने बोला था ना सोशियोलॉजी की थिंकर में अलग अलग थिंकर, ऐसे हम इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं अल्फ्रेड मार्शल। इकोनॉमिक्स इन्वेस्टिगेट्स, इकोनॉमिक्स इन्वेस्टिगेट्स हाउ पीपल अर्न और स्पेंड मनी। हाउ पीपल अर्न एंड स्पेंड मनी। क्लियर बात होगी, डेफिनेशन क्लियर होगी। अब हमको थोड़ा इनके बीच में क्या करना है, एक कॉमन, ये क्या होगी डेफिनेशन। अब हमको इनको क्या करना है, एक कॉमन ग्राउंड सेट करना है दोनों के बीच में। कॉमन ग्राउंड क्या है दोनों के बीच में, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्या ये सोशल एक्टिविटी नहीं है। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी खुद में क्या है, एक सोशल एक्टिविटी। पहले बार्टर ट्रेड भी हुआ करता था ना, वो क्या थी, एक तरह की सोशल एक्टिविटी। उनके भी प्रॉपर संबंध थे कि किस आदमी से क्या बार्टर करना है, किस आदमी से क्या एक्सचेंज करना है। आज की डेट में हम नए कपड़े कब खरीदते हैं, शादी फंक्शन वगैरह के लिए, ठीक है, कोई फेस्टिवल आया होगा उस दिन नई चीजें खरीदेंगे। दैट मीन्स हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कैसे हम कमाएंगे और कैसे उसको स्पेंड करेंगे, ये क्या है, सोसाइटी में सोशल एक्टिविटी हमारी कंट्रोल्ड है कि नहीं है। दिवाली बता रही है ना हमको पटाखे जलाने हैं, और दिन थोड़ी नहीं पटाखे की, आज हमारा लाइट्स देखने का मन है और बहुत शोर करने का मन है, चलो पटाखे जला लेते, करते हैं हम ऐसा कभी। बट पटाखे खरीदना, पटाखों के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट वही इकोनॉमिक एक्टिविटी एक सोशल एक्टिविटी भी है, क्योंकि उसको, उस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने का एक रीजन होना चाहिए। ठीक है बात, उसको के लिए क्या होना चाहिए, रीजन होना चाहिए। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, एंड ऑफ सीजन सेल, कि सीजन खत्म हो रहा है जी, सेल लग रही है, ठीक है, दिवाली सेल, रिपब्लिक डे सेल, है ना ऐसा। क्लियर है बात। इंडिपेंडेंस डे सेल ऐसी लगती है ना, मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे, विजन, उस पे क्या नाम, अमेजोन पे सेल, ठीक है। तो इसमें एक नया एक्सपेरिमेंट किया, शायद वो मिंत्रा ने किया था पिछली बार, एक होता एंड ऑफ सीजन सेल, तो उन्होंने लिखा था नो रीजन सेल, बीच में उन्होंने चलाया एक ट्रिक ना। अब ये साइकोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं कि हम सब लोग क्या वेट करते हैं, मान लो जैसे अभी हम है ना, आपको कोई चीजें खरीदनी है, तो आप क्या वेट करोगे, यार नवंबर चल रहा है, हमको पता है कि क्रिसमस से न्यू ईयर के बीच में सेल लगती है, हम क्या करेंगे,
अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी रोक के रखेंगे, ठीक है। फिर तब आपने मान लो चीजें नहीं खरीदी, तो हमको पता लग गया, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, फेब में बिग बिलियन डे सेल लगती है, लगती है ना। फिर मान लो छूट गया, फिर हमको पता होली पे सेल लगती है, फिर मान लो छूट गया, फिर हमको पता अप्रैल पे नवरात्रों पे सेल लगती है। होता ना ऐसा। तो ऐसा 2 महीने बीच में निकल गए थे, तो कोई इवेंट ही नहीं आ रहा था भारत में। मिंत्रा वाले सोच रहे यार कुछ हो ही नहीं रहा, तो उन्होंने एक ऐड निकाली, नो रीजन सेल कि कोई रीजन नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, बस हम क्या लगा रहे हैं, सेल लगा रहे हैं। ना कोई सीजन खत्म हो रहा, ना कोई इवेंट आ रहा, इसलिए हम नो रीजन सेल लगा रहे हैं कि बस सेल है, कोई रीजन नहीं है। ये मत पूछो कि सेल क्यों लगाई, दैट इज नो रीजन सेल। तो वो एक ना कैची हो गया चीज, मतलब वो हमारी साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस कर दिया। 100 ऐड दिखा दी इंस्टाग्राम पे, तो हो गया नो रीजन सेल। तो ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी खुद में क्या है, सोशल एक्टिविटी है, ठीक है। अब यदि ऐसा है, तो इसमें जो है पायरे बोर्द्यू थिंकर है, कौन, पायरे बोर्द्यू, पायरे बोर्द्यू, BOURDIEU, पायरे बोर्द्यू। इसने बोला कि भाई अगर कोई इकोनॉमिक्स ढंग से देखना चाह रहा ना, ये तो हो गया पहली बात कि इकोनॉमिक्स खुद में सोशल एक्टिविटी है, पर ये बोल रहा कि कोई आदमी ढंग से अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना चाह रहा है ना, तो इकोनॉमिक कैलकुलेशन बिठाने के लिए उसको पहले सोशल कैलकुलेशन जरूर बिठानी पड़ेगी। गांव में जो आदमी अमीर होगा ना, तो तुमको पता करना है कि कौन अमीर है कौन गरीब है। तो गांव में जिसको अभी 25-30 हजार रुपए सैलरी मिल रही होगी ना, वो अमीर है। शहर में जिसको 25-30 हजार रुपए सैलरी मिल रही है ना, उसको सोचना पड़ रहा है कि लास्ट के 5-6 दिन कैसे निकालने हैं। समझ रहे हो बात। तो इसमें क्या हो गया, इफ यू वांट टू ड्रॉ अ लाइन कि कौन अमीर है कौन गरीब है, तो तुमको उनकी सोशल एक्टिविटी देखनी पड़ रही है कि वो गांव में रहता है कि शहर में रहता है। तो पायरे बोर्द्यू बोलते हैं, यहां तो हमने बोला कि इकोनॉमी इज डिपेंडेंट अपॉन सोसाइटी, ठीक है। इकोनॉमी क्या है, एक सबसेट है, ये लार्जर सेट है। अब हम अगर मान लो इकोनॉमी को लार्जर सेट मानते हैं, तो उसमें भी सबसेट क्या है, सोशोलॉजी। ये इसके उल्टा बता रहा है। कैसे बता रहा है, लिखो। इसने जो एग्जैक्टली बोला, अ ट्रू इकोनॉमिक साइंस, अ ट्रू इकोनॉमिक साइंस would look at all costs, would look at all costs of economy including the social cost, including the social cost। अब ये सोशल कॉस्ट क्या होती है कि मान लो आपने कंपनी खोलनी है, मान लो जैसे आपने पढ़ाई करनी है ना, मैं बच्चों को बोलता हूँ कि पढ़ाई करनी है तो चंडीगढ़ आओ, क्योंकि चंडीगढ़ सस्ता है, हिमाचल प्रदेश महंगा है आज के डेट में। मैं खुद 10 साल शिमला में रहा हूं, तो मेरे को खुद पता है कि चंडीगढ़ सस्ता है, शिमला महंगा है। चंडीगढ़ में अगर एक टाइम खाना खाना ना, तो 50-60 रुपए में फुल प्लेट मिलती है। शिमला में अगर एक टाइम खाना खाना है, तो सबसे खराब जो ढाबा है वो भी 90 रुपए की देता है फुल प्लेट, ठीक है। चंडीगढ़ में तुमको रूम लेना है तो तुम, ठीक है, तुम स्टूडेंट के रूप में पढ़ रहे हो, तो चंडीगढ़ के अंदर फ्लैट लेके रहने की जरूरत नहीं है। नया गांव में भी अगर कमरा ले लोगे तो चल पड़ेगा। नया गांव में सिंगल रूम की कॉस्ट इट शुड बी अराउंड 4 to 6 थाउजेंड, इससे ज्यादा नहीं है। अच्छे से अच्छा फर्निश्ड कमरा 7 हजार रुपए में मिलेगा। शिमला शहर के अंदर वो कमरा जिसमें धूप ही नहीं आती, एक तो शिमला में वैसे ही 6 महीने धूप नहीं आती, फिर उल्टी जिसमें फिर धूप नहीं आती, वही सिंगल कमरा तुमको 8 हजार रुपए का मिलेगा। है प्रॉब्लम की नहीं है, ठीक है। कोई पुरानी बिल्डिंग होगी तो हो सकता है 3-4 हजार रुपए का मिले, पर नया गांव में तो सारी नई बिल्डिंग्स है बात की नहीं है, तो सस्ता कहां पड़ रहा है। अच्छा, फिर भी आदमी यहां क्यों नहीं आएगा, शिमला में क्यों पड़ेगा। बेस्ड अपॉन द इकोनॉमिक डिसीजन इट इज इजी टू स्टडी इन चंडीगढ़। सस्ता बेटर कोचिंग यहां पे है, शिमला में नहीं है, फिर भी आदमी शिमला में रहता है। क्यों, फिर वो अपनी सोशल कॉस्ट कैलकुलेट करता है कि मैं घर वालों से कितना दूर हूं, मैं अपने दोस्तों से कितना दूर हूं, गांव में शादी होगी तो मैं वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा, आना पड़ेगा तो फिर बस का किराया भी देना पड़ेगा, ऐसा सब कैलकुलेट करेगा कि नहीं करेगा। ये सब क्या है, सोशल कॉस्ट। अच्छा, ये भी करेगा कि यार शिमला में तो कौन नहीं रहना चाहता, साफ सुथरा एनवायरमेंट,
नया गांव में रहना, जब चंडीगढ़ में जिसको रहने का जो है, एक 6 महीने कोई यहाँ इधर वाले चंडीगढ़ में रहेगा और नया गांव नहीं जाना चाहता। क्यों? एनवायरमेंटल कॉस्ट, वहां का एनवायरमेंट उतना स्टेबल नहीं है, चंडीगढ़ का स्टेबल है। आपकी सेफ्टी, जैसे लड़कियां है शायद वो अवॉइड करेगी कि नया गांव में नहीं रहना है क्योंकि सेफ्टी नहीं है। तो ये सब क्या है? सोशल कॉस्ट। तो अगर सच में ही इकोनॉमिक साइंस लागू करनी है तो पायरे बोर्ड्यू बोलता है कि तुम क्या करो, सोशल कॉस्ट भी लागू जब करोगे तब तुम क्या निकाल पाओगे? इकोनॉमिक कॉस्ट निकाल पाओगे। तो हमने इसका कॉमन ग्राउंड सेट कर दिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी खुद में सोशल एक्टिविटी होती है, बट इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए तुमको क्या देखना पड़ेगा? सोशल कॉस्ट देखनी पड़ेगी। एक अपनी आईटी की कंपनी स्थापित करना चाहता है, शिमला में क्यों नहीं करता वो स्थापित, बेंगलोर में क्यों करता है? क्योंकि बेंगलोर में एक इकोसिस्टम है। कौन सा इकोसिस्टम है? वहां पे स्किलफुल लोग हैं जो काम करते हैं, वहां पे फंडिंग देने वाले लोग हैं। शिमला में बैठ के समझाएगा कोई आदमी किसी को कि मैं ये ऐप बनाना चाहता हूं, आप मेरे बिजनेस में पैसा डालो? नहीं है ना वहां पे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए सोशल सराउंडिंग। बिहार जाएगा कोई ये आईटी पार्क स्थापित करना चाहता हूं बिहार में? नहीं होगा ना ऐसा। क्यों? क्योंकि वो साथ में क्या कैलकुलेट करेगा? सोशल कॉस्ट कैलकुलेट करेगा। ये कौन बोल रहा? हमारा पायरे बोर्ड्यू। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इतिहास में कोई भी आदमी ऐसा ना हो जिसने सोसाइटी भी पढ़ी हो और इकोनॉमिक्स भी पढ़ी हो। अगर हमको एग्जाम्पल देखना है तो हमारे पास कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स ने क्या पढ़ा? क्लासेस। क्लास क्या है? एक आइडेंटिफिकेशन बेस्ड अपॉन वेल्थ। जिनके पास ज्यादा वेल्थ है वो क्या है? हैव क्लास। जिसके पास वेल्थ नहीं है वो क्या है? हैव नॉट क्लास। तो इट इज अ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, इट इज अ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। बट इस क्लासेस के वे से अगर ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है तो ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ये खुद कार्ल मार्क्स ने बताया। ये कॉन्सेप्ट सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी तो खुद कार्ल मार्क्स ने बताया है। क्लियर बात? ये एक और पॉइंट हो गया। तो हमने तीन थिंकर यही लिख लिए, अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन बता दी, पायरे बोर्ड्यू का रिलेशन बता दिया, और फिर कार्ल मार्क्स को बता दिया कि ये क्या है, अब एक कॉमन ग्राउंड सेट करने वाला है। अब इसके अलावा हमने क्या पढ़ना है? अब इसमें पढ़नी है सिमिलैरिटी। इसमें क्या पढ़नी है? सिमिलैरिटी। ठीक है। अब सिमिलैरिटी क्या है? ये दोनों के दोनों क्या है? एक तरीके की साइंसेज है। ठीक है। दोनों के दोनों हमको क्या करते हैं? ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन एक्टिविटी, इसके बारे में क्या करते हैं? क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं। ये साइंस है। दोनों के दोनों क्या करते हैं? क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन सोसाइटी को पढ़ने के लिए और ह्यूमन एक्टिविटी को पढ़ने के लिए। दोनों के दोनों कैसे हैं? इंपीरिकल है। इंपीरिकल, इंपीरिकल है ना। इंपीरिकल है तो क्या किया जा सकता है? थ्योरी बिल्ड की जा सकती है। आगे डैश मार के लिखो, थ्योरी कैन, थ्योरी। और थ्योरी यदि स्थापित हो गई तो एप्लीकेशन भी बनाई जा सकती है। यदि थ्योरी स्थापित होगी तो क्या की जा सकती है? एप्लीकेशन भी बनाई जा सकती है। आ सकता है हाँ, सिमिलैरिटी में भी, ये भी सिमिलैरिटी में आ रहा है। बस हमने पहले कॉमन बैकग्राउंड सेट कर दिया ना, तो सिमिलैरिटी के लिए हमने जनरल पॉइंट बना लिए। हमने क्या बना लिए? जनरल पॉइंट बना लिए। एज अ सब्जेक्ट है ना ये, एज अ सब्जेक्ट। ठीक है। तो हमने जनरल पॉइंट बना लिए कि ये इंपीरिकल है और इसके ऊपर क्या बनाई जा सकती है? थ्योरी बनाई जा सकती है। और थ्योरी से क्या बनाई जा सकती है? एप्लीकेशंस भी बनाई जा सकती है। ठीक है। अब आएगा इसका अगला पॉइंट, दैट इज डिफरेंसेस। डिफरेंस क्या है?
तो अगर डिफरेंस देखना है तो एक तरफ अगर सोशियोलॉजी है और एक तरफ क्या है, इकोनॉमिक्स है, तो सोशियोलॉजी बहुत ज्यादा क्या है, वाइड। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी सोशल एक्टिविटी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी सोशल एक्टिविटी है। इवन साइकोलॉजी के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो मतलब जितनी भी सोशल साइंसेज है ना, ये पॉइंट ऐसा ही रहेगा, हम सोशियोलॉजी को ही वाइड बताएंगे, इसको क्या बताएंगे, बाकी को नैरो, क्योंकि ये सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को देख रहा है, ये सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को देख रहा है। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या बन जाएगा कि सोशियोलॉजी क्या देख रही है, डाइवर्स वेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। हर आदमी का अपने जीने का तरीका है, उस तरीके को हम समझ रहे हैं। गांव वालों का जीने का तरीका अलग है, शहरों वालों का जीने का तरीका अलग है, वो हम सब वेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो पैसे खर्चते नहीं खर्चते ये नहीं देख रहे हम ये सब देख रहे हैं कि वो क्या खाते हैं, क्यों खाते हैं। ठीक है, कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, कौन सा फेस्टिवल नहीं मनाते हैं, कौन सी एक्टिविटीज करते हैं, कौन सी एक्टिविटीज नहीं करते हैं। तो ये डाइवर्स वेज है। यहां पे हम सिर्फ किस चीज की बात कर रहे हैं, मनी की बात कर रहे हैं, ट्रेड की बात कर रहे हैं, कॉमर्स की बात कर रहे हैं। यहां पे हम ये भी बात कर रहे हैं कि फेस्टिवल क्यों मना रहे हैं। यहां पे हम ये बात कर रहे हैं कि कौन सा कुजिन कहाँ बन रहा है, कौन सा कुजिन कहाँ पे बन रहा है, हम इस चीज की भी बात कर रहे हैं। ठीक है बात। फिर हमारे पास और डिफरेंसेस हम क्रिएट कर सकते हैं कि ये क्या है, जनरल है, ये क्या है, जनरल अंडरस्टैंडिंग है, जबकि ये वाला सब्जेक्ट क्या है, टेक्निकल सब्जेक्ट है। यहाँ पे फॉर्मुलेशन हो सकती है, यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, प्रॉपर बजट प्लानिंग की जा सकती है। ये ऐसा नहीं है, ये सिर्फ क्या है, जनरल है। और साथ में जब ये जनरल है तो साथ में कैसा है, अब्स्ट्रैक्ट। साथ में कैसा है, अब्स्ट्रैक्ट। मैंने बोला कास्ट अच्छी चीज है तो किसी आदमी को लग सकता है कि हाँ कास्ट अच्छी चीज है, किसी को लग सकता है कि कास्ट अच्छी चीज नहीं। पर इकोनॉमी कैसी है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल जो फॉर्मूला इकोनॉमी का हमने ड्राइव किया कि भाई जीडीपी कैसे काउंट करते हैं, तो पूरी दुनिया में ही स्थापित हो जाती है कि जीडीपी किस प्रकार से काउंट की जाती है। ठीक है, अगर हमने ये बोला कि एक वैल्यू 10% से इंक्रीज हुई है, ठीक है, तो यूएसए वाले को भी समझ आ जाएगा कि 10% से कैसे इंक्रीज हुई है। अमेरिका में जो है, साउथ अमेरिका में जो बैठा उसको भी समझ आ रही है, वो यूनिवर्सल है, लागू लॉ हो चुकी है। लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वो हर जगह वैसी ही रहेगी, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। है ना, इकोनॉमिक में आपने पढ़ी होगी कि लेफर कर्व है, लेफर कर्व देश के किसी भी स्थिति में स्थापित कर दो वैसे ही काम करेगी। कुजनेट कर्व है, वो जहां पर भी स्थापित करोगे वैसे ही स्थापित हो जाएगी। पर सोशियोलॉजी में ऐसा नहीं है, सोशियोलॉजी में इस प्रकार से काम नहीं होगा। अब रिलीजन है, रिलीजन का काम सोशल कंट्रोल है, वो आदमी को क्या करता है, स्टेबल करता है, सोसाइटी के ऑर्डर को स्टेबल करता है। बट लोग तो रिलीजन के नाम पे लड़ भी रहे हैं, लोग तो रिलीजन के नाम पे लड़ भी रहे हैं। तो रिलीजन से तो सोसाइटी में ह्यूमनिज्म की वैल्यू, रिलीजन तो अच्छी चीज मानते हैं ना हम, धर्म हमको अच्छी चीज सिखाता है ना, तो धर्म ने लड़ना कब सिखाया। ठीक है, वो प्रार्थना बोलते मजहब नहीं सिखाता औरों से बैर रखना, ऐसा ही पढ़ रही थी ना कोई प्रार्थना स्कूल में। पता नहीं, अब से एक तो स्कूलों में अलग अलग प्रार्थना है ना, मेरे स्कूल में ऐसी एक प्रार्थना थी कि मजहब नहीं सिखाता औरों से बैर रखना, हिंदी है हम वतन है ये गुलसिता हमारा। इसमें तो नहीं है कहीं, है सारे किसी में था ऐसा कुछ, है ना। हाँ कोई था, मतलब मेरे कहीं सबकॉन्शियस मेमोरी में ये वाली स्टेटमेंट थी। ठीक है बात। तो अब ऐसा यूनिवर्सल नहीं हो सकता, क्यों, ये अब्स्ट्रैक्ट है, ये क्या है हमारे पास, जनरल है। ठीक है, एक और पॉइंट लिखना है, ये क्या है, यहां वाइड लिखा था, इसको ब्रॉड लिख लो, ब्रॉड। और ये कंपैरिजन में हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं इट इज रिडक्शनिस्ट, इट इज रिडक्शनिस्ट।
इकोनॉमी क्या है, क्योंकि लिमिटेड स्कोप है ना, तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना, उन सब फैक्टर्स को क्या करते हैं, इग्नोर। मान लीजिए हमने ये तय करना है कि इंडस्ट्री लगानी है आपने ना, तो इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या बोलेंगे, जब हम वो पढ़ते हैं अपना इंडस्ट्रियलिज्म, तो इंडस्ट्री लगानी है तो क्या चाहिए आपको, बोलते हैं जी क्या चाहिए, कैपिटल, और क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी, हाँ सॉरी, सबसे पहले तो लैंड ही चाहिए, सबसे पहले लैंड चाहिए, फिर टेक्नोलॉजी, फिर कैपिटल चाहिए, फिर टेक्नोलॉजी चाहिए, और लास्ट क्या चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मतलब लेबर चाहिए। तो हम बोलते हैं ना कि अगर चार चीजें हो जाएं तो आप कंपनी इंडस्ट्री स्थापित कर सकते हो, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पर सोशियोलॉजिस्ट बोलता कि भाई ये तो रिडक्शनिस्ट व्यू है, तुमने ब्रेक डाउन करके सिर्फ चार ही चीजें बताई। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि धर्म भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कोई कंपनी स्थापित कर पाए। धर्म कैसे है कि आपको प्रॉफिट कमाना है, तो हमारे यहां धर्म में, हिंदू धर्म में कहा गया ना कि लालच बुरी बला है। लालच अच्छी बला भी तो हो सकती है। यूएसए वाले सिखाते हैं अपने बच्चों को कि लालच अच्छी बला है, इसलिए यदि तुम 2 रुपए की चीज 200 रुपए में बेच सकते तो बेचो। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, तुम्हें 198 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। यूएस में है नहीं नए नए इन्फ्लुएंसर जो 20 साल की उम्र में ही 20-20 30-30 मिलियन डॉलर कमा के बैठे हुए हैं। अगर उनको हमारे को सिखाया होता लालच बुरी बला है, उनको सिखाया होता लालच बुरी बला है, तो वो 2 रुपए की चीज 200 रुपए में बेचते नहीं, करते ना वो ऐसा। हमारे को सिखाया कि नहीं नहीं ऐसा मत करो। तो धर्म इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फैमिली, फैमिली वैल्यूज, हमारी फैमिली वैल्यूज हमको इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बनने दे रही। आप बोलोगे घर में कि बिजनेस करना है अपना, पैसे दो, घर वाले नहीं देंगे। आप बोलेंगे कोचिंग करनी है, अरे कोई नहीं 3-4 साल तैयारी करो, हम आपको पैसे देते हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, सरकारी नौकरी करो। फेवर करते कि नहीं करते हैं। तो इकोनॉमी रिडक्शनिस्ट मैटर है, इन चीजों को, इन वेरिएबल्स को पढ़ ही नहीं रही है। ठीक है, एक किसी ने मेरे को भेज दिया था मीम, तो उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि भारत में बेरोजगारी थोड़ी नहीं है, भारत में है निकम्मापन। जो आदमी बीए एमए करके बैठा है, वो आदमी अभी भी तैयारी ही कर रहा है, तो काहे की बैचलर्स और काहे की मास्टर्स। या तो फिर एजुकेशन सिस्टम ही इतना खराब है कि वो मास्टर सब्जेक्ट लेवल के आदमी को भी ये नहीं सिखा पा रहा कि तुम अपने लिए काम खुद ढूंढो। फिर तो गांधी का ही तरीका ठीक था, गांधी ने 8वीं क्लास में बोल दिया था कि लोगों को पढ़ाई के साथ साथ क्या सिखाओ, वोकेशन। हमको सिखाया किसी ने 8वीं 9वीं में वोकेशन? नहीं सिखाया ना। अब सिखाया जाना, आपके आपके स्कूल में था वोकेशन? तो ये बड़ी अच्छी बात थी कि वोकेशन था, नहीं तो बाहर कॉलेज में नहीं है वोकेशन। अच्छा, जो वोकेशन सिखाते हैं ना हमारे यहाँ वोकेशन सिखाया जाता है आईटीआई में, पॉलिटेक्निक में। ठीक है, वहां हम वो सोचते हैं कि वहां वो लोग जा रहे हैं जो पढ़ ही नहीं रहे हैं। मैं अपने स्कूल का एग्जांपल देता हूं, मेरे स्कूल में +1 में होटल मैनेजमेंट स्कूल एड्रेस किया, वो किया गया, नया सब्जेक्ट आया हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के नाम से। जो बंदे 10वीं में पास नहीं होते थे ना, वो उन लोगों ने वो सब्जेक्ट रखा। जो 10वीं में पास नहीं होते थे उनको बोला कि भाई ना तुम साइंस में आ सकते, ना कॉमर्स में आ सकते, ना तुम इसमें जा सकते, कम आर्ट्स में जा सकते, तुम क्या रखो, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। अच्छा, उसमें थे भी हमारे यहाँ क्रांतिकारी बंदे, जो थे ना स्कूल के क्रांतिकारी बंदे, उनसे पूछा कि अब तुम क्या बनोगे। ठीक है, तो मेरी क्लास के लोग इतने खराब थे, वो बोले सर बुचर बनेंगे कि हम बड़े होटल में जाएंगे, वहां जाके कसाई का काम करेंगे। ठीक है, और जो आदमी था ना वो क्रांतिकारी, जो ये बोलता था कि मैं बुचर बनूंगा, वो दुबई के होटल में काम कर रहा है। साइंस के बहुत सारे लोग मेरे साथ के, एक लोग तो चलो एचएस में आ गया, 2 लोग अभी रेंजर है, हम लोग कर रहे थे सिविल्स की तैयारी, कुछ लोग आईटी में भी प्लेस हो गए, पर बाकी लोग अभी भी उतनी अच्छी नौकरियां नहीं कर रहे जितनी वो कर रहे हैं। ठीक है, वो 7-8 सालों से दुबई में काम कर रहे हैं। आए कॉलेज में, उनको दिखा कि अरे यार हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म कर तो दिया। बोलो नॉर्थ में भाई 2 ही कॉलेज है, एक आईआईएचएम कुफरी और एक यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से शायद। तो आईआईएचएम कुफरी का पेपर उनसे नहीं निकला, तो भाई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आए कि भाई हमने +1 +2 में होटल मैनेजमेंट की है, घर वालों ने सोचा कि पता नहीं क्या ही कर लिया है, चलो अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भेज देते हैं। 3 साल उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मजे किए और सबकी सबकी नौकरियां लगी कॉलेज से निकलते ही।
इंजीनियरिंग कॉलेज की नहीं है फुल प्लेसमेंट जितनी उनकी है, समझ रहे हो बात। उनमें से काफी लोगों ने मैकडोनल्ड से करियर शुरू किया कि शुरुआत में 20-20 हजार की नौकरियां मैकडी में लगी, पर अब वो सब लोग फॉरेन में सेटल है, समझ रहे हो बात। तो ये क्या है, यहाँ पे हम ये पॉइंट हमने क्यों छोड़ा, क्योंकि ये रिडक्शनिस्ट अप्रोच है। हम ये बैकग्राउंड चेक ही नहीं कर रहे, ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेके ही नहीं आ रहे, ऐसा सोशोलॉजिस्ट क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, ब्रॉड पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा, समझ गए बात। ठीक है, तो ये एग्जांपल भी मैंने आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव समझाने के लिए दे दिया, किस तरीके से सोचना हमको पड़ेगा। अब आज की डेट में, अब आगे वे फॉरवर्ड भी लिखना होगा कि आज की डेट में क्या हो रहा है। तो आज की डेट में रिसेंट के टाइम पे एक पूरा नया डोमेन सेट हो चुका है जिसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी। एक नया डोमेन सेट हो चुका है जिसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी। और इसके बहुत सारे थिंकर्स भी है, स्टार्चे है, गैलब्रेथ है, गुनर मार्डेल है, रेमंड एरॉन है। ये वो थिंकर है जो इसके अंडर काम कर रहे हैं। दो लोगों का नाम आप लिख लो, एक तो गुनर मार्डेल, गुनर मार्डेल, ये आगे भी आएगा एक दो टॉपिक में, और रेमंड एरॉन, रेमंड एरॉन। ये वो लोग हैं जो अभी इकोनॉमिक सोशियोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। एक मैं सिंपल यहां पर एग्जांपल देता हूं, वो ज्यादा याद रहता है। एक भारत के जेएनयू से पढ़े हुए इकोनॉमिस्ट थे, बाद में उन्होंने यूएसए में जाके नागरिकता वहीं की ले ली, तो हम तो बोलते हैं भारतीय आदमी को नोबेल प्राइज मिला, पर मिला अमेरिका के आदमी को। नाम क्या था, अभिजीत बनर्जी। उन्होंने, उनको नोबेल प्राइज क्यों मिला था, तो उन्होंने पॉवर्टी को रिड्यूस करने के मॉडल्स बनाए थे। ठीक है, तो पॉवर्टी को रिड्यूस करने के जो मॉडल्स थे वो प्योरली इकोनॉमिक नहीं थे, वो किस डोमेन में थे, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी डोमेन में थे। उन्होंने पर्टिकुलरली बोला कि जो मैंने मॉडल्स बनाए हैं ये एशिया और अफ्रीका में क्या कर सकते हैं, पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि इसके अंदर अभिजीत बनर्जी ने काम किया, जिसने क्या किया है, टू रिड्यूस पॉवर्टी, सोशियो इकोनॉमिक मॉडल्स बनाए, सोशियो इकोनॉमिक मॉडल्स बनाए। एक और एग्जांपल दे सकते हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सिर्फ ऐसा नहीं कि पैसा कमाया तो आप डेवलप्ड हैं। ठीक है, क्या नाम था, महमूद उल हक और अमर्त्य सेन। ठीक है, महमूद उल हक, महमूद उल हक और अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। इन्होंने किसका आइडिया दिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। उसमें हम पढ़ते हैं कि डेवलप्ड आदमी वो नहीं है जिसके पास पैसा है, जिसके पास एजुकेशन अच्छी है, जिसके पास हेल्थ अच्छी है, वो आदमी भी क्या माना जाएगा, डेवलप्ड कैटेगरी में माना जाएगा। ये प्योरली इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं है, ये कैसा है, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी वाला सब्जेक्ट है। क्लियर होगी बात। ठीक है जी, तो ये हमने आज एक टॉपिक यहां पे कर लिया, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। हम तीन टॉपिक, चार टॉपिक और करेंगे, एक साइकोलॉजी के साथ करेंगे, एक हिस्ट्री के साथ करेंगे, एक पॉलिटिकल साइंस के साथ करेंगे, और एक एंथ्रोपोलॉजी के साथ करेंगे। एंथ्रोपोलॉजी के साथ वाला पेपर में आ गया है पिछले साल, इस साल यहां से आया ही नहीं क्वेश्चन, जिसका मतलब अगली साल आएगा। सोशियोलॉजी में एक तरीका ये भी है, जब पहले 20-20 मार्क्स वाला पेपर आता था ना, तो तब भी मैं पढ़ाया करता था, तो मैं पहले गेस कर देता था ये आएगा इस साल पेपर में। जो पिछले साल नहीं पूछा है वो इस साल पूछा जाएगा। मतलब अगली साल जो पेपर आएगा ना, वो इस साल की तरह नहीं आएगा, वो पिछली साल की तरह आएगा, एक साल छोड़ के। ऐसा पैटर्न भी है अंदर। ठीक है, जो पिछले साल सवाल बन गए तो आदमी सोचेगा ना नए सवाल बनाता हूं, फिर एक साल बाद पुराने सवाल रिपीट यहां पर होते हैं। ठीक है, पूरी सोशियोलॉजी में गिन के ही इतने ही होंगे, 100 सवाल, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, 100 भी मैंने इसलिए बोल दिया कि अब 5 नंबर के सवाल आते हैं ना, नहीं तो 60 ही सवाल थे। अब देखो पहला यूनिट खत्म होने वाला है, कितने ही सवाल पढ़े हमने, इस टॉपिक के साथ हो जाएगा पहला यूनिट खत्म। ठीक है, कल के दिन पहला यूनिट खत्म, फिर हम अगला यूनिट ऐसा करेंगे, थिंकर्स पकड़ लेंगे सीधे ही, क्योंकि थिंकर की अभी इंट्रोडक्शन हो गई है ना, तो भले ही वो यूनिट नंबर शायद 9 या 10 है ना, उसको हम शुरू कर लेंगे, ताकि अभी थोड़ा इंटरेस्ट भी बिल्ड हो रहा है ना आपका,
तो वो चीजें क्लियरली आपको समझ आ जाए। ठीक है बात? ठीक है जी, थैंक यू फॉर द क्लास। ऑनलाइन में किसी का कोई डाउट? तो कल हम 4 ये सब्जेक्ट भी कर लेंगे और लास्ट में एक टॉपिक पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो अब आपका जो मैंने पीडीएफ आपको भेजी है ना चैप्टर 1 की, वो उसमें रीडिंग मार लेना सब में, ठीक है, ताकि पुराना सब भूल ना जाए, याद ना हो जाए। एटलीस्ट अभी तो सारी चीजें मैंने आपको लिखवाई है, तो कॉपी में जो लिखा वो रिवाइज मार लेना। ठीक है जी, थैंक यू। ऑनलाइन वालों का कोई सवाल? अच्छा, एक सवाल था किसी का ना, किसी ने मेरे को पूछा था, कल ऑनलाइन में भी पूछा था, आप भी पूछ रहे थे कि एडिशनल क्या पढ़े। कुछ मत पढ़ो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ज्यादा है। अगर फिर भी मन में लग रहा है कि कुछ चीजें पढ़ी जाए, तो आजकल तो एआई से पढ़ते हैं ना लोग, अब नहीं पढ़ता लोग गूगल से, वेबसाइट ऐसे किताबों कुतुबों से। तो क्या करो, जैसे मान लो कल मैंने आपको बोला कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से चेंजेस आए सोसाइटी में ना, तो तुम एआई पे लिखो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या क्या चेंजेस आए, है ना, और आगे लिख लो कि 1000 वर्ड में कैसे लिखे। तो वो एक ऐसे बन के दे देगा, उसको सारा का सारा पढ़ लो, तो आपकी एडिशनल रीडिंग हो गई, है ना। या आप, अब मैंने कुछ चीजें लिखवा दी, आप वही लिखो कि कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट पीरियड में सोशियोलॉजी अमर्ज हुई, 2000 वर्ड का लिखो। उसको लिख दो ऐसा कमेंट, फिर वो 2000 वर्ड का ऐसे दे देगा, जैसे तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो ऐसे उसको पढ़ लेना। तो वो क्या होगी, एडिशनल रीडिंग। तो जो मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई 2 घंटे में, वो एग्जैक्ट सारी याद थोड़ी नहीं रहती है आपको, आपके माइंड में उसकी कोई ना कोई एक पिक्चर बनती है। तो जब आप एक आर्टिकल और पढ़ोगे, तो वो पिक्चर और ज्यादा क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, तो फिर वो लॉन्गर टाइम के लिए चीजें आपको याद रहेगी। क्लियर है बात? ठीक है जो, तो ये आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू। ओके, आई एम एंडिंग द क्लास।